नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आइस एकेडमी। सीजीपीएससी 2020 के रिजल्ट्स तो काफी पहले आ चुके हैं, लेकिन अब इस साल जो सफलता की कहानी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। मेरे साथ हैं सलील साहू और आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, काफी पुराने छात्र हैं, मेहनत काफी की है सलील ने। और सलील फिलहाल अकाउंट ऑफिसर के पद पर हैं। आशा करते हैं कि ये मेहनत आप सभी भी कर पाए, आज ऐसी ही सीख ले पाएंगे हम लोग। और इस बातचीत में हम लोग समझेंगे कि सलील ने कितनी मेहनत की। और होता है जब आप एक प्राइवेट जॉब छोड़कर आते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद, और उसके बाद आपकी चाहत होती है कि डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हो। और पिछले अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हुआ था आपका, लेकिन कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर था, और चूंकि तुरंत बाद फिर ये वाला भी रिजल्ट आ गया, तो फाइनली ही इज हैप्पी विद अकाउंट ऑफिसर, और उनकी दिल इच्छा थी कि इस पद पर जाऊं। तो सलील, आपको बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद सर। और शुरू करते हैं, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? आई मीन जॉब में थे, फिर कैसे ये जर्नी हुई, प्लीज बताएं। सर, मैं टीवीएस मोटर्स में था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सस्पेंशन डिजाइन में मैं जॉब कर रहा था। सर, वहां मुझे लगा कि वर्क काफी हेक्टिक होता है, फिर घर से दूर रहना। तो मुझे जैसे पेरेंट्स से बात होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था, जैसे मेरे हम लोग 3 भाई बहन है, तो मेरे जो बाकी बड़े भाई बहन दोनों बाहर जॉब में ही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए। और वहां से ये चीज मेरे दिमाग में आई कि जब आप छत्तीसगढ़ में आप जॉब करने की सोचते हैं, तो जो सबसे अच्छी फील्ड है, जो सबसे रेपुटेड फील्ड है, जिसमें सबसे ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा होती है और सबसे टफ एग्जाम है, वो है सीजीपीएससी सर। सीजीपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम। तो वहां से मेरे दिमाग में आया कि धीरे धीरे मैं एग्जाम की ओर रुख मेरा बढ़ता गया, और मैंने अपनी जब प्रिपरेशन चालू की, तो मुझे लगा जो स्टेट का सबसे अच्छा एग्जाम जो है, सबसे अच्छी जॉब, सबसे रेपुटेड सिविल सर्विस एग्जाम है। तो इस तरह से मैं इस एग्जाम में जुड़ना चालू हुआ सर मेरा। सलील, आप एक अच्छी पोजीशन पे थे वहां पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसा आप कहते हैं। जी सर। वहां एक तो हम कमी देखते हैं भारत में कि रिसर्च में कम लोग हैं। फिर ऐसी क्या बात हुई वहां पर कि आपका मन नहीं लगा कि ठीक है, इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करना है? यस सर, इसके मैं सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा सर, एक्चुअली सर बचपन से ही मैं घर पे सबसे छोटा था, तो बचपन से ही था कि फैमिली के साथ रहना है। बट इंजीनियरिंग और एक इच्छा और थी सर कि इंडिया के रेपुटेड इंस्टीट्यूट से पढ़ने की मेरी हमेशा इच्छा रही है सर। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो बड़े टैग हैं, जो इंडिया के जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से पढ़ने की हमेशा इच्छा रही सर। तो इसलिए जब इंजीनियरिंग भी की, जब इंजीनियरिंग में समय तो मैं सफल नहीं हो पाया था। फिर गेट एग्जाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग ग्रेड एग्जाम की जब मैं तैयारी की, तो मेरी सर एक ही इच्छा थी कि आईआईटी से पढ़ना है। उसमें भी मेरा टारगेट आईआईटी बॉम्बे हुआ करता था। तो जब गेट भी निकला, तो सर जैसा आपको पता होगा कि हमारे समय पे गेट से बहुत सारी जॉब्स होती थी सर, जैसे कि इंडियन ऑयल और बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो जब मैंने गेट क्वालिफाई किया, तो मेरे आईआईटी मद्रास में मेरा एडमिशन हो गया था। उसके बाद भी इंटरव्यूज वगैरह चल रहे थे सर, आईओसीएल, बीएचईएल के, लेकिन मुझे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही था, जो कि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका बहुत कम को मिलता है, या बहुत किस्मत होनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना आईआईटी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ही की। और वहां से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि शुरू से इंटरेस्ट जॉब करने का रहा है, छत्तीसगढ़ में था ही, लेकिन पढ़ाई करते करते जब जॉब आईआईटी में हो गया, फिर वहां से टीवीएस में प्लेसमेंट हो गया, तो मैंने 2 साल जॉब की। पर इंटरनली आई न्यू कि छत्तीसगढ़ में आके जॉब करनी ही थी सर, इसलिए सर यहाँ पे आए। आपकी जो पढ़ाई की यात्रा रही, वो कैसे कैसे रही, एक बार दर्शकों को बताइए। मतलब स्कूल, कॉलेज एंड देन फिर आईआईटी का सफर कैसा रहा? यस सर। सर, मैं हिंदी मीडियम का ही हूँ। मैंने 6 से 12 कालीबाड़ी स्कूल से मैंने स्कूलिंग की, हिंदी मीडियम था। और 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग, मतलब 11th में मैंने मैथ्स लिया था, तो इंजीनियरिंग तो करना ही था, सभी इंजीनियर्स होते ही हैं। तो मैंने तैयारी की, तो मेरा पीईटी में जो रैंक आया, उससे मुझे बीआईटी दुर्ग मिला सर, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग। बीआईटी दुर्ग से उस समय ही मेरी इच्छा थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई मैकेनिकल बैकग्राउंड के थे, तो मुझे मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने की इच्छा थी, तो मैंने मैकेनिकल से ही इंजीनियरिंग किया अपना। उसके पश्चात सर 4th ईयर आते आते जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, तो मुझे सर अपने नाम के आगे सिर्फ बी लिखना बहुत अधूरा लग रहा था सर उस समय। मतलब जॉब तो डेफिनेटली जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब के लिए ही हम सब तैयारी करते हैं, बट मुझे सर, जैसे मेरे बड़े भाई भी एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे से एमटेक हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे नाम के आगे सिर्फ बी लिखा है, तो मुझे बहुत अधूरा लगता था। इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन गेट की तैयारी की, और सर 1 साल गेट के लिए ड्रॉप लिया, और वहां भी बहुत कड़ी मेहनत की 1 साल गेट के लिए। तो मेरी 530 रैंक आई, और आईआईटी मद्रास से मुझे मशीन डिजाइन ब्रांच मिला सर। तो 2 साल फिर मैंने आईआईटी मद्रास से एमटेक किया सर।
दोस्तों देखिए, ये जो जर्नी होती है आपकी, कई बार आप सोचते कुछ और है, पहुंचते कुछ और है। भारत में ज्यादातर ऐसा होता है कि Yes. बचपन में हमने ख्वाब कुछ और देखा और देखिए कहाँ हमारे बीच इंजीनियर बैठे हुए हैं और वो उन्होंने अकाउंट सर्विस ज्वाइन किया है और अकाउंट ऑफिसर बन गए। एओ छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा एक पद है जो बेसिकली फाइनेंस डिपार्टमेंट कहा जाए स्टेट का। सो सलील, चलिए अब बात करते हैं आपकी जो सीजीपीएससी की जर्नी रही है। Yes. शुरुआती दौर में जब आप आए थे, मुझे याद है जब आपने कोचिंग ज्वाइन किया था तो बहुत क्यूरियस हुआ करते थे आप, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में हुआ करते थे। फिर जब आप 19 के बाद ये कोविड वाले दौर में आप मिले 19 के एग्जाम के लिए, तो मुझे अच्छे से याद है आप टेस्ट देने आए थे। तो वो जर्नी जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे एक हेल्दी फीलिंग आती है। शायद मैंने उस दिन कहा भी था Yes, कि आप जब पद निकालोगे तो बड़ा अच्छा ही पद निकालोगे। Yes, एनीवेज, तो ये जर्नी कैसी रही इसके बारे में समझना चाहूंगा। कौन सी चुनौतियां रही, क्या चैलेंजेस रहे, खासकर नए छात्रों को ये समझाना जरूरी है कि पेशेंस कितना आवश्यक है। यस सर, इसका तो सबसे जो पीएससी वर्ड से ही इसे स्टार्ट करते हैं। सर मेरे साथ 5th रैंक आशुतोष देवांगन जी जो अभी डिप्टी कलेक्टर बने हैं, उन्होंने पीएससी का बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि पेशेंटली स्टडी कंटिन्यूअसली। और ये चीज जब मैंने उनसे ये चीज सुनी तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं इसको जानता तो नहीं था पर ये चीज फील किया सर। पूरे 4 साल 5 साल की प्रिपरेशन है कि पीएससी में आपका जो धैर्य सबसे ज्यादा काम आता है सर। शायद आप लोगों में से कुछ को लगता होगा कि जस्ट बिकॉज मैं आईटी बैकग्राउंड का हूं या और भी जो स्टूडेंट्स हैं जस्ट बिकॉज ऐसे लेखा मैम एचएनएल से हैं, हिदायतुल्लाह, तो आपको लगता होगा शायद जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं वही डिप्टी कलेक्टर या टॉप रैंकर्स हैं। ऐसा पीएससी फील्ड में, आई थिंक पीएससी इज वन ऑफ द फील्ड्स जिसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता सर। इसमें जो सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस होता है, जैसे आपको पता ही है खरगोश और कछुए की कहानी सर, तो ये उन इकलौते फील्ड्स में से एक है। बहुत कम फील्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका टैलेंट से कहीं ज्यादा आपका हार्डवर्क और आपका पेशेंस काम आता है सर। तो 2017 में सर फरवरी में मैंने पाथ कोचिंग ज्वाइन किया था और वहां से ही सर पढ़ने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन सर जॉब का थोड़ा सा इनर्शिया था। जॉब लग गई थी तो सैलरी मिलना चालू थी, तो थोड़ा सा मस्तीबाजी या घूमना फिरना कंटिन्यूअस रहता था। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि जब आप इस फील्ड में आए तो आप 100% डेडिकेशन के साथ ही आए। बहुत बढ़िया। इनिशियली सर मैंने 1-2 साल घूमना फिरना, मस्ती करना, पार्टीज करना, बर्थडे पार्टीज एंजॉय करना, ये सब बहुत करता था मैं। हालांकि पढ़ाई सर मेरी अपनी जगह रहती जरूर थी पर 100% डेडिकेशन नहीं था। लगभग 2018 के एंड या 19 से मैंने चीज रियलाइज की कि पीएससी में अगर रहना है, जो कि पीएससी इतना टफ एग्जाम है सर, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, मेंस इतना टफ कंपटीशन होता है, तो मैंने वहां से इस चीज को सीखा कि यहाँ से अगर पीएससी में रहना है तो सब कुछ असाइड करना पड़ेगा, एवरीथिंग। इवन मैंने अपने आप को भी असाइड कर लिया था। मैं सर 19 से करीब मैंने नालंदा लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। तो लाइब्रेरी का हमारा शेड्यूल यही होता था, सुबह करीब 6:30 लगभग उठ के मैं 8 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाया करता था और रात को सीधे 10 बजे ही मैं घर पहुंचता था। 10 थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 9:30 9:15 करीब में हम घर पहुंचते थे, 8:30। और पीएससी में मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि आप कंटिन्यूअसली लगातार स्टडी करते रहिए। ये मत देखिए कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं या आपका दिन कैसा जा रहा है। आप नेक्स्ट डे उसी एनर्जी के साथ उठिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअसली रखिए, बिल्कुल धैर्य के साथ। तो लगभग 2 साल मैंने, हालांकि कोविड का पीरियड था तो लाइब्रेरी बंद भी जरूर होती थी, लेकिन जब भी लाइब्रेरी जैसी खुलती थी हम सबसे पहले स्टूडेंट्स होते थे और सुबह से रात तक वहीं पढ़ाई करते रहते थे। इसमें मैं ये चीज कहूंगा सर कि कई बार आपको योगिता मैम से जब मैं मिलता था सर, मैं अपना छोटा वाला मोबाइल दिखाया करता था। तो मैंने तो स्मार्टफोन्स में यूज नहीं करता था, हालांकि मतलब रहता था जस्ट बिकॉज पेमेंट वगैरह करने के लिए, पर मैं बंद रखता था उसको और काफी समय जो नोकिया के छोटे मोबाइल्स होते हैं वही यूज करता था। फिर जब लाइब्रेरी में भी जब होते थे तो मैं अपने मोबाइल को बैग में रखता था और बैग नीचे रखना रहता था। हमारे कोविड के समय पे सर बैग्स ले जाना अलाउड नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मोबाइल चोरी होता है तो होए, पर मैं अपना मोबाइल बंद करके सर ग्राउंड फ्लोर में रखता था और हम 2nd फ्लोर या 1st फ्लोर जो भी हम उसमें बैठा करते थे। तो यही चीज मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस फील्ड में है, कंपटीशन बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ने वालों की जीत हमेशा होती है। तो आप जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन जैसे फेसबुकिंग या व्हाट्सएप जितना हो सके कम रखिए या सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज कीजिए। तो इसी तरह से तैयारी सही सर 3 साल 4 साल लगभग। दोस्तों देखिए, छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है। शुरुआती दौर में जब आप आते हैं तो आपको लगता है कि सर साल भर हमारे पास वक्त है, फिर निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। समझाते वक्त हम अक्सर नए छात्रों को भी काउंसलिंग में या ओरिएंटेशन में मैं अक्सर कहता हूँ कि टाइम लेकर आइए, कम से कम 24 महीने का स्लॉट रखिए, बिकॉज नेचुरल है कि इतना वक्त लग जाता है। पहले साल आपको समझने में टाइम लगता है, दूसरे साल फिर आप असफलता को संभालते हैं और तीसरे साल चौथे साल जाकर फिर आप
इस Yes, एग्जाम में। जैसे सलील का भी माने तो लगभग 4th अटेम्प्ट है, और ठीक है, इन्होंने 19 में भी सिलेक्शन लिया, 20 में भी सिलेक्शन लिया, ये होना ही था। इसलिए क्योंकि ये जो मेहनत है उसका जो डिपोजिशन हो रहा था, उस डिपोजिशन को आपको संभाल कर देन यूटिलाइज करना। जी सर, तो वो सलील ने बखूबी अंजाम दिया, और मुझे लगता है कि शायद ही आपने कोई टेस्ट सीरीज छोड़ा होगा जो लगातार टेस्ट देना, परफॉर्मेंस रिव्यू करना, खुद में चेक करना, मॉडल आंसर पढ़ना, ये मैंने आपसे ही सुना है। तो दोस्तों, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और धैर्य की जो कीमत आपको मिलती है उसको आप तौल नहीं सकते। बेसिकली ये धैर्य का क्या फल मिला हमें, वो रिजल्ट के बाद ही आपको पता लगता है। सलील, अब आपके तैयारी के बारे में हम बातचीत करते हैं कि ओवरऑल 19 के मार्क्स और 20 के मार्क्स कैसे रहे। कम ज्यादा हो सकते हैं, बट ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज की वो समझना चाहूंगा मैं। सर 2019 का जो मेंस हुआ था मार्च 2021 में, उसमें मेरे मेंस में मार्क्स 768 रहे सर। ओके, जस्ट कट ऑफ से निकला था, जो जनरल का कट ऑफ है, तो 768 से मार्क्स थे मेंस में। और इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे सर। श्री बाजकर सर जी का बोर्ड था, और मेरा इंटरव्यू गया भी अच्छा था। और मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज, मतलब नॉट जस्ट बिकॉज, मतलब सिंस की प्रोफाइल बैकग्राउंड अच्छा है, आईआईटी, दैट्स वो भी हेल्प किया। और मुझे इंटरव्यू में 105 मार्क्स मिले, 105 जी सर। और इससे मेरी रैंक 116 बनी और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर मिला। ठीक है। लेकिन सर मुझे तो, जैसे कि आपने भी कहा कि जो हार्ड वर्क डिपोजिशन था, मुझे पता ही था कि मैं उससे बहुत बेटर हूं। और बीच में निराशा का भी दौर रहा। आप अपने डिप्रेशन, एक मंथ जब रिजल्ट बहुत खराब आया था तो मैं काफी टूट सा भी गया था। और इसमें हामिद सर ने बहुत हेल्प की थी। मैं योगिता मैम हामिद सर से मतलब ऑलमोस्ट रोते हुए मिलने आता था कि सर बहुत खराब रैंक का होता है, सभी के साथ होता है। जब आप अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं, और ठीक है, कोई पद बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन आप अपने आप से असंतुष्ट होते हैं, वो समय होता है जब आप बहुत ऊपर जाने की संभावना आपकी बनती है। जी सर, और आपने किया भी, ठीक है, आंसू निकलते हैं, दुख में निकलते हैं, तकलीफ में, लेकिन उन आंसुओं को फिर बदला जाता है अवसर में कि हाँ, अब ये मेरी स्ट्रेंथ बननी चाहिए जो आपने किया। यस सर, यस सर। सो मार्क्स इस बार जो रहे मेंस में और इंटरव्यू में, वो कैसे रहे 2020 में? यस सर, 2020 के मेंस में मुझे 835 मार्क्स मिले, बहुत बढ़िया, मैं टोटल और रिटर्न में। और इंटरव्यू पे मुझे 80 मार्क्स मिला, और इससे ओवरऑल मुझे 915 मार्क्स मिले और रैंक 23rd मिली सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, रैंक अपनी जगह मायने रखता है सभी के लिए, लेकिन अब चूंकि अब पद मिल गया है, मार्क्स का कैलकुलेशन मैं बच्चों को समझाना चाहूंगा आपके माध्यम से। कैसे कैसे मार्क्स आए अलग अलग पेपर? यस सर, जो इस बार मेंस हुआ सर, उसमें पेपर 1 में 121 मिले। बहुत बढ़िया। यस सर। पेपर 2 एसे में 125। बहुत बढ़िया। पेपर 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी जो रहता है, हिस्ट्री रहता है, उसमें मुझे 107 मार्क्स मिले हैं। 107। पेपर 4 जो साइंस मैथ्स रहता है, उसमें 148 मार्क्स मिले हैं। ग्रेट। जी सर। और पेपर 5 जो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी रहता है, उसमें 122 या 125 मार्क्स रहा है सर, 120 के रेंज में रहा है मतलब। पेपर 6 जो फिलोसॉफी होगा, सोशियोलॉजी रहता है, उसमें सर मुझे 107 मार्क्स मिले हैं इस बार। और पेपर 7 जो लॉज और एक्ट्स और जो शिक्षा एजुकेशन, उसमें मुझे 102 मार्क्स मिले हैं। 102 मिले। सो आपका मैथ्स वाला पोर्शन 148 मार्क्स के साथ है। कुछ विशेष उसमें किया सलील आपने? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड के, उनको मार्क्स कम आए। जी तो सर, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस यहाँ दिख रही है, क्या वजह रही है? आपको क्या लगता है? सर, इसका बहुत क्रेडिट तो सर पाथ को ही देना चाहूंगा मैं, क्योंकि जैसे सर ने भी पहले बताया कि मैं मॉडल आंसर्स और टेस्ट सीरीज बहुत सीरियसली देता था। सर, इसकी शुरुआत इस थॉट से हुई कि हम तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, मैथ्स वगैरह अच्छा यूजुअली रहता ही है, साइंस वगैरह जी, तो इसकी स्टार्ट उस थॉट से हुई सर कि मैथ्स जो 50 नंबर का होता है सर, इससे पहले जो व्यापम वगैरह के एग्जाम्स होते थे सर, जिसमें 30-30 क्वेश्चन होते थे, वनडे एग्जाम्स जो होते थे, मेरे सर 30 में 30 पूरे सही होते थे। यस सर, कई एग्जाम्स हुए जिसमें 30 में 30 पूरे सही हुए थे मेरे। तो मैथ्स अच्छा था। और सर मैथ्स में आप सबको पता है कि स्कोरिंग मैथ्स होता ही है जी। आपके स्टेप्स थोड़े बहुत सही हैं, आंसर अगर सही है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। और सर मैं ऐसे किसी सब्जेक्ट को कम तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अपना पेपर लिखने के बाद कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन मैथ्स इन पूरे 7 पेपर में इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आप अपने मार्क्स बता सकते हैं और आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो आपने लिखा है वो सही लिखा है, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। जी जी। तो इसी थॉट के साथ मैंने मैथ्स की तैयारी चालू रखी थी। कोई भी पेपर, कहीं से भी कोई भी पेपर मिलता था, किसी भी कोचिंग का सर, टू बी ऑनेस्ट, किसी भी कोचिंग का,
तो मैं ये सोचता था कि मैथ्स में 50 में 50 लाना ही है। बाकी पेपर्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, पर मैथ्स में 50 में 50 चाहिए मुझे। इसके साथ मैंने मैथ्स की तैयारी की सर। जब पेपर भी लिखा तो मैंने एक चीज अपने अंदर, या सभी स्टूडेंट्स अपने अंदर देखेंगे कि सर आप कोई भी और सब्जेक्ट ले लीजिए, आप अकबर के प्रशासन के बारे में यदि मुझसे पूछते हैं, आप 2 सेकंड का समय दीजिए या 2 मिनट का, मेरा जो आंसर सर ऑलमोस्ट सेम लिखा आएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है सर, अगर आप मुझे 144 into 4 करने बोलेंगे और आप 2 सेकंड का टाइम देंगे तो उसके गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, और 2 मिनट का समय देंगे तो डेफिनेटली मैं उसको सही अटेम्प्ट करूंगा। तो मैथ्स के लिए मैंने सर ये स्ट्रेटेजी रखी। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहूंगा कि पेपर 4 में मैथ्स में पहले बनाया था जी, और उसके लिए मैंने अपने आप को अच्छा समय दिया था, सो एज टू इंश्योर कि उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिले और उसमें कुछ गलत भी मत हो। तो 19 में भी मुझे 138 मिला था सर, पेपर 4 में 138, और इस बार तो सर 148 मिले। तो ये रीजन था सर उसका। जो आपने पूछा उसका मेन पार्ट मैथ्स ही था सर। इसके अलावा सर साइंस में, या इनफैक्ट मैंने सारे सब्जेक्ट में ये चीज की थी। सर एक मिनट रोकना चाहूंगा कि मैथ्स में बेसिकली आपने स्टेप्स पर ही मार्क्स हमको मिलते हैं जी, वो आंसर राइटिंग बेसिकली आपने कैसे रखा, क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट तो कुछ होती नहीं है सच, बट फिर भी लॉन्ग क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वो ऑन पेपर परफॉर्मेंस कैसे दिया आपने, प्रेजेंटेशन कैसा रहा मैथमेटिक्स का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात को भी लेकर कॉन्शियस रहते हैं कि सर मैथ्स में हमारा प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। वो उसके बारे में मैं चाहूंगा कुछ टिप्स दें बच्चों को। यस सर इसकी स्टार्टिंग तो इसकी जो प्रिपरेशन सर मैं टेस्ट पेपर से ही की। हामिद सर से जब मैं मिला था तो मैंने उनको कहा था सर आपके कोचिंग के पेपर्स आपके पास जितने नहीं उससे ज्यादा मेरे पास हैं। तो मैं सर प्रैक्टिस करता ही इस तरह से सारे टेस्ट देता था मैथ्स के। तो उसमें मैं ये करता था सर, जैसे कि 2 नंबर एक क्वेश्चन है तो कई बार बहुत लेंथी होते हैं, तो आप समझ रहे हैं वो जैसे हॉरिजॉन्टल जिसको हम लैंडस्केप बोलते हैं, तो मैं इसको सर ऐसे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता था, 2 या 3 पार्ट में, और एक के नीचे एक लिखता था। वो 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको स्पेस ज्यादा मिलता है, क्योंकि इक्वेशंस छोटे छोटे होते हैं सर, ठीक है, वो आपके जो आपका लैंडस्केप है उसमें 1/3 में भी आ सकता है। तो इस तरह से मैं इसको डिवाइड करता था और उसको कंटिन्यू करता था सर। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ये समझना होता है कि क्वेश्चन जितने नंबर का है आपको उसके हिसाब से ही स्टेप्स बनाने चाहिए, उसके हिसाब से ही लिखना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन लेंथी है तो आप उसमें इस तरह से कीजिए कि आप उसमें फॉर्मूलाज, जो भी आप फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको आप डिस्क्राइब कर दीजिए। सिंस वी नो दिस, मेरा पेपर 4 इंग्लिश में रहा है, तो सिंस वी नो दिस फॉर्मूला, एज वी नो, सिंस वी नो, और उस पर जितने नंबर के क्वेश्चंस, जितने आपको स्पेस दिख रहा है उसको यूटिलाइज करते हुए आप अपने जो आंसर की जो लेंथ है उसको इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप फॉर्मूला को लिखने की शायद जरूरत भी ना पड़े जी। लेकिन अगर वही क्वेश्चन 4 नंबर पे आता है तो आप उसमें बिल्कुल इन्फॉर्म कीजिए कि आपने कौन से सिंबल्स यूज किए हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसके फॉर्मूलेस क्या है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को बढ़ा या घटा सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, प्री में तो आप शॉर्टकट अपनाते हैं, ट्रिक्स के थ्रू आप आंसर निकालते हैं, बट मेंस में ऐसा नहीं है। जो छात्र पहली बार पीएससी में अपीयर होने जा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए जो मेंस का पेपर है मैथमेटिक्स का, उसमें आपको स्टेप्स लिखने होंगे, और जैसा अभी सलील ने बताया कि डिटेलिंग आपको देनी होगी। यदि फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। सलील, इसके बाद साइंस में कैसा आपका रहा, ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या रही साइंस को लेकर? यस सर साइंस, जो चीज मैंने मैथ्स के लिए कही लगभग 80% सर वो साइंस के लिए भी सही है। एक बार आपने जो चीज सही लिखी तो आप मान के चलिए आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। और उसमें सर वर्ड्स का खेल होता है, वर्ड्स का खेल होता है मतलब कॉन्सेप्ट्स का खेल होता है। अगर आपने सही कॉन्सेप्ट लिखा तो आपको नंबर पूरे मिल रहे हैं। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सभी सब्जेक्ट्स को, बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता है सर। बाकी सब्जेक्ट्स में उसी क्वेश्चंस के कुछ और नंबर मिलते हैं, कभी कुछ और मिलते हैं, पर साइंस में ऐसा है कि एक बार आपसे जो पूछा गया आपने एग्जैक्ट चीज लिखा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जहां तक सर इसकी तैयारी की बात है, जैसे पहले भी मैंने बताया सर, मैं मॉडल आंसर्स मैंने एक्चुअली क्या किया था सर, मैंने मॉडल आंसर्स को प्रिंट आउट कर लिया था पूरा। और मॉडल आंसर्स जैसे कि ये आपका A4 पेपर है तो इसके मैं 70% को मैंने प्रिंट किया था सर, 70%। ये आपका यदि A4 पेपर है तो 70% को प्रिंट किया था। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि राइट साइड और नीचे तरफ मैं खाली रखता था। और वहां पे जैसे कि जब मेरी तैयारी अच्छी हो गई थी तो सिर्फ मैं कीवर्ड्स लिखता था सर, कीवर्ड्स। ये चीज हमको समझना होगा कि शायद मेंस लिखने वाले सभी बच्चों को आंसर्स सर पूरे याद होते हैं, पर सर स्पेस तो लिमिटेड ही होता है, और जो स्पेस में आपने लिखा वही चेक होने वाला है। तो यहाँ पे ये समझना होता है कि किसी भी क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें लिखी जाए वो बहुत जरूरी है। आंसर्स आपको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं। आपने लिखा क्या है फाइनली,
वो डिपेंड करता है। तो साइंस में मैं ऐसा करता था, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, काइनेटिक इसे स्पीड किसे कहते हैं, काइनेटिक मुझे अचानक से याद नहीं आ रहा है, हाँ। पर ऐसे काइनेटिक कांस्टेंट जो कुछ होता है, रिएक्शन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जैसे कुछ होता है, या आइसोथर्मल रिएक्शन, या सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, मैं बोल रहा था इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो आप उसमें वर्ड्स भी लिखिए और वो ग्राफ भी जरूर बनाइए जिसमें आप ये दिखाते हैं कि एट इक्विलिब्रियम आपकी स्पीड बराबर हो जाती है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की। तो इस चीजों की तैयारी सर मैंने मॉडल आंसर और टेस्ट से की। बहुत बढ़िया। यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि सर वर्ड्स में इक्विलिब्रियम को हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप ग्राफ भी बनाइए और ग्राफ के साथ उसको प्रॉपर्ली शो कीजिए सर। बहुत बढ़िया। इस तरह से तैयारी की सर साइंस के लिए। डायग्राम का प्रेजेंटेशन सपोज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कॉपी आती है जिसको लैंडस्केप हम कहते हैं, आई मीन लेफ्ट टू राइट लिखना होता है, तो उसमें कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपने डिसाइड कर रखा था कि डायग्राम या ग्राफ यहीं बनाना है, या जहां जगह मिली वहां बना दिए, क्या किया आपने? सर वैसे ऑनेस्टली कहूं तो मैं ऐसे बहुत अच्छा नहीं था, कहीं भी जरूर बना दिया करता था, पर जो मतलब ऐसा भी नहीं कि हर बार कहीं भी बनाता था, जो एप्रोप्रिएट जो वे होता है सर, आप राइट साइड बनाइए और राइट साइड बना के आप उसमें एक मतलब एक बाउंड्री दे दीजिए उसकी, सो एज टू एंश्योर कि आपका डायग्राम और आपके जो लिख रहे हैं वो मैच, मतलब वो क्लैश ना कर जाए, उसमें हौच-पौच की कंडीशन मत आए। तो डायग्राम्स आप ऐसे तो कुछ है नहीं, कहीं भी बना सकते हैं जरूर, लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट होगा, जो और भी अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, वो एक प्रॉपर राइट साइड में उसको बना के उसको एक बाउंड्री वॉल कर देंगे सर। बहुत बढ़िया। पेन के कलर को लेकर अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, आपने कितने कलर के पेन यूज किए हैं? सर मेरे ख्याल से क्वेश्चन डिबेटेबल है ही नहीं। सबसे पहली बात तो सर मेंस पेपर ऐसा है कि आप कितना भी तेज लिखे, शायद आप पेपर 3 घंटे में बहुत बारीकियों से पूरा कर पाएंगे, अच्छे स्टूडेंट जरूर पूरा करते हैं जी। तो पेन चेंज करने का तो मौका ही नहीं मिलता सर, पहली बात। दूसरा, पेन के कलर्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं सर। अगर आपको कोई चीज हाईलाइट करनी है तो आप प्रॉपर इस तरह से लिखें, ऐसे पैराग्राफ का स्टार्टिंग या एंड में इस तरह से लिखें कि वो हाईलाइट अलग से दिख जाए। दूसरा, आप उसको जो भी पेन आप यूज कर रहे हैं उससे अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू और ब्लैक का रूल है बेसिकली। हाँ, सिर्फ ब्लू और ब्लैक का ही रूल है जी सर। रूल है। सो कलर पेन आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो जो भी नए स्टूडेंट सुन पा रहे हैं हम लोगों को, सो कलर पेन की आदत मत डालिएगा। पढ़ने के लिए अपने नोट्स बना ले तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एग्जाम हॉल में ये अलाउड नहीं है। नहीं, बिल्कुल अलाउड ठीक है। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। साइंस के अलावा जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन था, उसमें कोई चैलेंज लगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन की नहीं ये चैलेंज आता है, मैं अपने जूनियर्स को ये सजेस्ट करूंगा, ऐसी कोई बात एग्जाम हॉल में? सर ऐसी कोई एग्जैक्ट बात तो मुझे याद नहीं आ रही है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे सर, तो बुक्स हिंदी में आराम से अवेलेबल हो जाती थी। ऐसा कोई एग्जैक्ट पॉइंट तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन यही कहूंगा कि आप नॉलेज से ज्यादा आप उस नॉलेज को डिलीवर करने पे ध्यान दीजिए। आप मैक्सिमम टेस्ट सीरीज, जैसे पाथ के मैं सारे टेस्ट सीरीज, सारे क्वेश्चन पेपर्स में, सारे तो नहीं कहूंगा, मैक्सिमम पेपर सॉल्व करता था। तो छत्तीसगढ़ में वही था कि आप पेपर्स को लिखिए और इसी तरह से मॉडल आंसर के साथ आप प्रिपरेशन करें सर। आप अपने आप को बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें। तो एक तरीका तो ये है कि आप टेस्ट सीरीज पूरा लिखें, लेकिन आपके पास इतना समय हर बार नहीं होता। तो मैं, जैसे कि मैंने बताया, मॉडल आंसर लो और उसके राइट साइड में आप अपने आंसर को लिखो, फिर मॉडल आंसर के आंसर्स भी पढ़ लो कि उसमें क्या लिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, उसको आप उसमें ऐड कर लो सर। बाकी छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में सर शुरू से मैंने नोट्स बनाने पे मैंने विशेष ध्यान दिया था। इसके 2-3 फायदे ये हुए सर कि सर मेंस हम जब लिखने जाते थे सर, तो स्टार्टिंग में तो मेंस की तैयारी थी नहीं, तो कुछ दोस्तों को सब मैं देखा करता था सर, वो इतना ज्यादा डराया करते थे, किसी एक नाम तो लेना सही नहीं होगा। एक दोस्त ने सिखाया था कि उसका हाथ सर यहाँ पे फटा हुआ था पूरा। अच्छा। मेंस लिखने के बाद 1-2 किस्से और सुनने में आए कि सर हाथ स्वेलिंग हो गई है, तो प्लास्टर चढ़ा के लिखा गया था। प्लास्टर चढ़ाया था, मतलब प्लास्टर नहीं सर, वो बैंडेड बोलना चाहिए। तो जो भी अच्छे स्टूडेंट्स आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, वो इस बात को समझिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। आप एक बार अगर आपने तैयारी कर ली ना, तो आप थकेंगे नहीं। बिल्कुल। आप बिल्कुल बिना प्रैक्टिस किए अगर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपका हाथ दर्द, पेन दर्द, सब दर्द देगा, हाथ, उंगलियां सब। लेकिन आप थोड़ा प्रिपेयर होकर जब जाते हैं, टेस्ट सीरीज आप रेगुलरली टेस्ट सीरीज लिखते हैं, तो आपको कोई हाथ दर्द या कुछ भी नहीं होता सर। ठीक कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, नो डाउट 6 आवर्स आपको बैठना होता है, और 6 आवर्स बैठने का मतलब ऑब्वियसली, आई मीन, ये जो उंगलियां आपकी दब जाती हैं पेन के प्रेशर में, आप पेन को प्रेशर डालते हैं तो वो प्रेशर तो आएगा ही, नो डाउट। लेकिन जैसा सलील ने कहा कि टेस्ट सीरीज का जो यहाँ पर वैल्यू आपको समझ में आनी है, वो यही है कि टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं है कि आपको आंसर हमको रटाना है मॉडल आंसर देकर, इसलिए कि आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस कर सकें। जी सर। ठीक है ना। आपको जैसे पाथ की टेस्ट सीरीज अभी भी मतलब 22 में
जो आप मेंस देंगे उसके लिए टेस्ट सीरीज की तैयारी हो चुकी है, तो अब उसमें लास्ट के जो टेस्ट देखेंगे वो एग्जैक्ट उसी मॉडल पर होते हैं कि आपको एक दिन में 2 टेस्ट देना है, फिर अगले दिन 2 देना है, फिर 2 देना है, ऐसा करके 7 पेपर्स 4 डेज में आपके फिनिश होते हैं। तो दोस्तों 2 बार ऐसा लिख कर यदि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप सोचिए कि तीसरी बार भी आपको लगे आप टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं। जी सर, ऐसा हुआ होगा। ये आपको फायदा मिलता है टेस्ट सीरीज से। और हाँ, पाथ का अपना प्रोफेशनलिज्म रहा है कि हम चेक करके दे रहे हैं कॉपी, आपकी गलतियां मार्क आउट कर रहे हैं उसमें, देन मॉडल आंसर्स दिए जा रहे हैं। पढ़ने का माहौल, चूंकि कोविड दौर था, पिछली बार तो लोगों ने घर से भी टेस्ट दिया, हाँ ऑनलाइन दिया, बट इस साल चीजें थोड़ी आसान है। आगे भविष्य क्या होगा कहना मुश्किल है, बट इवन दो फिजिकल टेस्ट आप दे रहे हैं, माहौल एक इकोसिस्टम आपको मिलता है। सलील, इसके अलावा एसे राइटिंग की प्लानिंग कैसी रही, क्या किया आपने उसके लिए, प्लीज बताएं इसके बारे में। सर वैसे बहुत ऑनेस्टली कहूँ तो ऐसे मेरा उतना अच्छा प्रिपरेशन किया नहीं था, ठीक है। लेकिन जो चीजें मुझे समझ में आई वो ये है कि सर ऑलमोस्ट सर आपको टॉपिक्स पता होते हैं सर ऐसे के, जो भी आप जो अच्छे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो ये मान के चलिए कि आपको ऐसे के टॉपिक शायद हामिद सर या कोई आप खुद ही आप पता कर लेंगे सर, जैसे गेस किया जा सकता है, बिल्कुल गेस किया जा सकता है। ऐसे के टॉपिक्स कुछ ऐसे हमेशा आते थे, आते हैं और आते रहेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ का नक्सलिज्म सर, बिल्कुल यस सर, और इंडिया का जैसे पर्यावरण इस बार भी आया है सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, उस नाम से कुछ आया है। तो 2 तरह के ऐसे होते हैं, पहला ऐसे तो आपको आता था है और आता रहेगा, नक्सलिज्म जैसे बताया। दूसरा ऐसे जो करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड सर, जैसे कि इस बार हम लोग का ऐसे आया था आपदा में अवसर। ठीक बात। तो सच कहूं तो मैं चौंक गया था क्योंकि मैंने तैयारी अच्छी नहीं की थी, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स मुझसे बेहतर हैं वो उसको देख के बिल्कुल प्रिपेयर थे सर। आपदा में अवसर, लोकल फॉर वोकल, जैसे श्री मोदी जी का, प्रधानमंत्री साहब जी का जो है वो ऐसे आना ही था सर, आना ही था। तो आप लोग जो भी थोड़ा सा पूरी तरह से भी नहीं, थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स से, थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर देखते हैं चैनल, आपको ऐसे के टॉपिक्स पूरे पता होते हैं सर। बहुत बढ़िया, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये कि ऐसे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं उससे उस समय आप सबसे पहले तो एक ट्री डायग्राम, हामिद सर ने हम स्टार्टिंग 17 वगैरह में सर से ही सीखा था कि सबसे पहले आप ऐसे लिखने से पहले क्या क्या लिखने वाले उसको ट्री डायग्राम या किसी भी तरीके से पहले से ही लिख लें। बिल्कुल 45 मिनट्स का पर ऐसे हमको टाइम मिलता है, तो उसमें अगर मैं गलत ना कहूं सर तो आप तो बेहतर जानते हैं, अगर 10 से 15 मिनट भी अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं ना तो भी वो ज्यादा नहीं है। 10-15 मिनट भी अगर आप इंश्योर कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपके में ऐड रहेंगे, तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 30 से 35 मिनट में भी आप अच्छा ऐसे डिलीवर कर सकते हैं। बढ़िया। 45 मिनट का दोस्तों टाइम मिलता है, जैसा सलील ने कहा कि 45 में यदि आप 15 मिनट प्लान कर लेते हैं तो 30 मिनट बहुत होते हैं लिखने के लिए। जी हाँ, क्योंकि फिर सारा थॉट तो आ गया, सारा थॉट आज, जी सर, है ना। 30 मिनट्स में आपको परफॉर्म करना है। सलील, एग्जाम प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में कुछ चैलेंजेस समझ में आए होंगे कि आप एकदम से तैयारी शुरू किए और अगले दिन आप आंसर लिखना शुरू कर पाए, ऐसा हो नहीं पाता। जी सर। तो इसके बारे में गाइड करें, जो फ्रेशर्स हैं वो सीखेंगे कम से कम कि आप कितने दिनों बाद आंसर लिखना शुरू किए या वो चीज कब स्टार्ट हो पाई, उसके बारे में बताइएगा। सर आप मुझसे पूछे तो अपना तो मैं ईमानदारी से एडमिट करता हूँ कि 2017 से करीब प्री की तैयारी चालू की और 2019 तक तो मैं मेंस, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। थोड़ा सा नेगेटिव थॉट ऑफ माइंड था जो कि आपके अंदर नहीं होना चाहिए, तो लिखना चालू ही नहीं करते थे सर। लेकिन सर का क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि एक होता है पढ़ना और एक होता है मेंस में लिखना सर। तो इसके लिए जो तैयारी होती है, जिसकी मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि आप बस आप जो भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं या अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप बस उस थॉट को लेके, उस पढ़ाई को लेके बस आप मेंस की टेस्ट सीरीज में बैठ जाइए। अगर आप ब्लैंक पेपर मेंस के पेपर में लिख के जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस बैठ जाइए, जो आपको आता है उतना लिखिए। सर मेरा इसके लिए मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए सर। एक बार आपने शुरुआत कर दी तो आप यकीन मानिए आप 50% सफल हो चुके हैं। वो इनिशियल जो इनर्शिया से अगर आप बाहर आ गए कि लिखना है, बस आप बस लिख लीजिए, जो भी आता है उसको चेक करा लीजिए, यकीन मानिए नेक्स्ट डे आप उससे बेटर लिखेंगे, उसके नेक्स्ट डे आप उससे बेटर लिखेंगे। और ओवर द पीरियड जो अच्छे स्टूडेंट्स शायद बहुत जल्दी, जो थोड़े से स्लो है, जैसे मुझे 4 साल लग गया, तो आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद खुद जब अपने ही पेपर को वापस देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये आंसर मैंने ही लिखा था। और ये लर्निंग प्रोसेस सिलेक्शन तक होती है। इनफैक्ट सिलेक्शन के बाद भी आप जो भी आप लिख रहे हैं उससे बेहतर लिखते चले जाएंगे सर। ठीक बात है। तो आप शॉर्ट आंसर तो यही है कि बस आप प्रिपरेशन कीजिए और खुद से ही घर में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन सच कहें तो सर हम बच्चे उतने स्ट्रांग होते नहीं सर कि खुद से लिखें, तो आप बस टेस्ट सीरीज दे लीजिए, जो भी आता है, जितना भी, आधा पढ़ाओ, 1 चैप्टर पढ़ाओ, आप टेस्ट सीरीज में लिख लीजिए बस जितना भी आपको आता है। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, लिखना इंपॉर्टेंट है। हम भी जब तैयारी कर रहे थे सलील यूपीएससी में,
तो सीनियर्स कहते थे कि लिखना है, तो समझने में वक्त तो लगा। हालांकि मैंने बहुत जल्दी लिखना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि स्कूल से ऐसे वगैरह में थोड़ा ठीक ठाक था मैं। बट दोस्तों, आप लोग के लिए एडवाइस है कि जब आप पढ़ते हैं उसको वापस लिख कर देखिए कि हमें याद कितना है। मुझे लगता है एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस यही मायने रखती है कि आपको याद कितना है और आपने उसे पेपर में कितना उतार दिया। जी सर, जी सर। सो लिखने की प्रैक्टिस तो आप लोग कीजिए, भले आप 1 महीने बाद शुरू करें, 2 महीने बाद, लेकिन करना तो है, आपको लिखना ही है, तो इसलिए आप लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। सलील, इसके अलावा आंसर राइटिंग में जब आप हॉल के अंदर आप बैठ के लिख रहे हैं, उस वक्त क्या कोई फ्रेमिंग करते थे आप कि इमीडिएट क्वेश्चन पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया? सर, फ्रेमिंग करने का तो मौका ही नहीं मिलता सर, मेंस का पेपर ही ऐसा होता है। जी, जी। सर, जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस को आंसर देते हुए मैं कंटिन्यू करूंगा कि जब आप लिखते रहेंगे तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे सर। एग्जाम हॉल में प्रेशर इतना हाई होता है कि सर, आपने जैसे कहा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो लिख पाते हैं कि नहीं, सर मेरे ख्याल से उससे 2 स्टेप और ऊपर जाता है पीएससी में या यूपीएससी में, कि आप जो लिख रहे हैं वो क्वेश्चन की डिमांड है कि नहीं। ठीक बात। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप उसमें और डायमेंशंस ऐड कर पा रहे हैं कि नहीं। सर, जैसे कि हालांकि अभी क्वेश्चन से थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा सर, पर एसे के बारे में जैसे मैं कहूंगा कि एसे में सिर्फ पैराग्राफ या पॉइंट्स, जैसे आप लोग का सवाल होता है कि लिखा जाए कि नहीं, वो उससे ऊपर आपको सोचना है। आप अपने आप को बेस्ट कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पॉइंट में या पैराग्राफ में, उससे आप डिसाइड कीजिए। और अपने एसे में एट एनी केस आप ग्राफ, पाई चार्ट, डायग्राम, ट्री डायग्राम जरूर ऐड कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ऐसे लिखा और हर जगह पर डायग्राम से दिख रहे हैं, पर एक पेज में एक छोटा सा डायग्राम या एक पैराग्राफ या एक ट्री डायग्राम आप बनाएंगे तो ही आप अच्छा मार्क्स ऐसे में जैसे गेन पर कर पाएंगे। और सर, यहाँ पे ऐसा है सर, मेंस में ऐसा रहता है कि मेरे ख्याल से मेंस एग्जाम में सर, अगर आप लोग इससे गलत ना समझे तो, आप अगर एग्जाम हॉल में सोच रहे हैं मतलब आप गलत जा रहे हैं सर। आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखा और आपके दिमाग का एक नस क्लिक हुआ और आंसर तुरंत बाहर आ जाए। वेरी गुड। तो उसके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव तैयारी चाहिए, और न सिर्फ याद अच्छे से होना चाहिए, जो चीज आप लोग मिस कर जाते हैं या मैं मिस करता था, टेस्ट में वो डिलीवर होना चाहिए। याद होना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे सारे आंसर्स शायद आज भी याद है, पर आप मुझे आज लिखवा के देखिए सर, शायद ना लिख पाऊं। ठीक है। आप रेगुलरली टेस्ट सीरीज पे अपने आप को, सर मैं तो पूरा टेस्ट सीरीज का ही सर मेरी प्रिपरेशन रही है, इसलिए मेरे मुंह से बार बार टेस्ट सीरीज ही निकलता है। नहीं, मैंने देखा आपको तैयार करते वक्त, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों, बिल्कुल बात सही है कि यदि लिख लिया आपने तो फिर वो दिमाग में प्रिंट हो गया कि मुझे क्या लिखना है। सर। और देखिए, टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही बना रहे हैं, आप भी खुद भी कर सकते हैं, लेकिन होता यह है कि ओवरऑल उस टेस्ट सीरीज को मैनेज कौन कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पाथ के टेस्ट सीरीज की अच्छी बात यह है कि जो पेपर्स बन रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो सब टीचर्स ही हैं बेसिकली। तो आपको क्वेश्चन लगभग उसी माहौल के मिल जाते हैं कि अच्छा ये तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। जी सर। और उसका बेनिफिट ये होता है कि एग्जाम हॉल में जाके उसे फिर रिप्रोड्यूस करना है, बस इतना ही है आपको। यस सर। ठीक सर, इसमें एक्चुअली ऐसा है सर, अगर आप लोग थोड़ा सा मेंस की तैयारी करते हैं तो मैं सच कहूं तो आपको सारे क्वेश्चंस पता रहते हैं, सारे क्वेश्चंस सर, एसे के टॉपिक्स, मेंस के टॉपिक, ऑलमोस्ट आपको सारा पेपर पहले से ही पता होता है। इसका सेंस ये नहीं है कि पेपर आउट है, इसका सेंस ये है कि सच में मेंस का पेपर बहुत प्रेडिक्टेबल भी आता है, लेकिन बाजी वही मारता है सर जो लिखने की लगातार प्रैक्टिस में रहे, जो कि आपको सोचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। पेपर 3 घंटे का, बहुत लिखना होता है सर। जी। तो टेस्ट सीरीज जब आप देते हैं तो सर क्वेश्चंस बिल्कुल, जैसे कि इक्विलिब्रियम जैसे मैंने टॉपिक छेड़ दिया था साइंस में, सर वो क्वेश्चन मुझे पता था कि आना ही है, क्योंकि वो हर बार टेस्ट सीरीज में आता है और हर बार पेपर में वो क्वेश्चन से ही आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल रहते हैं, इसलिए आप टेस्ट सीरीज के साथ जब खुद की प्रिपरेशन करते हैं तो अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो पेपर का 80 से 70-80% आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं। ठीक बात है। सिर्फ 20% की तैयारी करनी होती है, जो अलग क्वेश्चन होते हैं, मतलब कहना चाहिए उसमें शायद आपको सोचने का टाइम लगे, पर उसके भी आंसर सर रेडीमेड, मतलब आप जब टेस्ट देते रहते हैं तो आपको पता रहते हैं, तो आपको बिना सोचे बिल्कुल फ्लुएंटली लिखते चलना है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओवरऑल दोस्तों देखो, इस डिस्कशन का एक सबसे बड़ा कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है, मैंने कई छात्रों से बात की है, लेकिन रिटन स्किल्स पर इतने डिटेल में जो सलील आपसे शेयर कर रहे हैं, रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सलील, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पहलू आता है, करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज किया, आई मीन कैसे उसको इनकलकेट किया आपने अपने एग्जाम में, प्लीज बताएं। यस सर। सर वंस अगर मैं एडमिट करना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स में उतना अच्छा था नहीं, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स से मैंने बात किया, जो थोड़ा बहुत जो मुझ में करंट अफेयर्स के लिए अच्छाई थी वो बताऊंगा मैं, कि
आप जब पेपर पढ़ते हैं सर तो जी। उसको टॉपिक वाइज डिवाइड करते चलिए। बहुत बढ़िया। कहीं भी कोई भी टॉपिक आ रहा है जो उसको आप अपने आंसर्स पे हमेशा ऐड कीजिए। जैसे कि सर एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि सिंधु सभ्यता का सर सिडौनी में एक रथ मिला था सर, सिंधु ठीक। सभ्यता का तांबा या कांसे का, वो बिल्कुल लेटेस्ट एक्सकवेशन है, हम्म। उत्खनन है। तो आप कहीं से भी बस मौका ढूंढिए सर। सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन आया नहीं, जैसे सर बिल्कुल लाइव एग्जांपल ही हाँ, देता हूँ। प्लीज, इस बार का हाँ। क्वेश्चन आया था सर कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई मूर्तियों, जो उनके इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मूर्तियों के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो जैसे कि आपको पता है नेकेड डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, उसमें बस आपने ये पॉइंट ऐड किया कि आपके मार्क्स दूसरों से बहुत आगे निकल आए। बहुत बढ़िया। आप जो सभी लिख रहे हैं रेडीमेड आंसर्स, डेफिनेटली वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस रेडीमेड आंसर से एक लाइन कम कीजिए और आप ये लिख दीजिए कि लेटेस्ट उत्खनन में सिडौनी से जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, कांसे की या जो भी घोड़े जो भी प्राप्त हुए हैं, वो आपने जैसे ही क्वेश्चन में ऐड कर दिया, आप दूसरों से बहुत आगे निकल आते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो करंट अफेयर्स मैं कहूंगा सर पढ़ने का एक स्मार्ट तरीका है, क्योंकि जो रेडीमेड आंसर्स बुक्स में लिखा है वो सभी पढ़ रहे हैं, सभी लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी एक पॉइंट लिख दिया जो दूसरे नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये आपके जो आपकी स्टैटिक पढ़ाई उससे कहीं ज्यादा आप आगे निकलते हैं। फिर ऐसे तो पूरा खेल सर इसी का ही होता है, जो टॉपिक्स ही करंट से आते हैं। फिर अगर टॉपिक करंट से नहीं भी आते हैं तो आपको करंट स्टेटस, करंट डाटा लिखने होते हैं। तो आप पेपर को बस एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ते रहिए कि इसमें से क्या मैं एग्जाम में डिलीवर कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। और सर कई सारे क्वेश्चंस तो बिल्कुल करंट अफेयर्स पे ही आए हैं, इससे पूरा उसी से आता है। फिर जो लेटेस्टली अमेंडमेंट हुआ था सर, जो अमेंडमेंट जो 104th अमेंडमेंट सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 104th अमेंडमेंट एग्जाम में आया था सर, वो रिसेंटली हुआ है। ठीक बात है, रिसेंट ओबीसी आयोग का जो, तो वो क्वेश्चन पेपर 7 में देखिए आप देख ही रहे हैं कि आया है। तो करंट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा उठते हैं और आपका पढ़ने का तरीका साइंटिफिक अप्रोच की तरफ होना चाहिए कि क्या आप एग्जाम में डिलीवर कर सकते हैं उसके साथ। बहुत बढ़िया। ओवरऑल दोस्तों देखिए, करंट अफेयर्स, बहुत सारे लोगों की हैबिट्स अलग अलग होती करंट अफेयर्स को लेकर। जैसा सलील ने कहा कि मैं बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर भी आप चूंकि उस इकोसिस्टम में होते हैं, पढ़ रहे हैं, कोई बगल वाला पढ़ रहा है, बातचीत हो रही है, फिर आप मॉडल आंसर में देखते हैं, ओवरऑल करंट, फिर आप करंट के फ्लो में आ ही जाते हैं। आप उसको रोक नहीं सकते। और बेटर है कि आप उसके एग्जाम्पल पहले ही डिफाइन कर लें। जैसा सलील ने कहा कि आपको सब्जेक्ट वाइज अपने नोट्स बना लें और देन उसको फिर बार बार रिवाइज करके आप टेस्ट में प्रयोग कीजिए कि अच्छा मैंने ये करंट पढ़ा था और इसको यहाँ डालना है। करेक्ट। इससे क्या होगा कि एग्जाम हॉल में भी आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। सलील, लैंग्वेज को लेकर बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है। आप भी जैसा बता रहे हैं कि आपने कुछ पेपर इंग्लिश में कुछ हिंदी में दिया, वो क्या था वो बता दीजिए एक बार। सर जैसे कि मैंने बताया कि सर बैकग्राउंड सर इंजीनियरिंग, फिर आईआईटी, तो सर साइंस और मैथ्स तो मेरा क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा पढ़ना हो गया था तो इंग्लिश ही रखा था मैंने। पेपर 4 पूरा इंग्लिश में रखा था। अपार्ट फ्रॉम दैट सर बिल्कुल देसी 12th का हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ सर मैं, तो बाकी पेपर्स मैंने हिंदी में रखे थे सर। जी। हिंदी में सर एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि लगातार ऐसा कई बार सुनने में मिलता है सर कि इंग्लिश मीडियम को मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम को ज्यादा फेवर होता है। इससे सर मैं 90% तक असहमत हूँ। हालांकि इस बात को 10% मैं सच कहूँ तो मानता भी हूँ, पर 90% मैं इस बात को मानता हूँ सर कि लैंग्वेज का आपके पीएससी से कोई रिलेशन नहीं होता है। और इस बार के टॉपर्स आप देख रही हैं शास्ता बोका मैडम जी, और जो मेंस के टॉपर हैं, नाम मैं इनका याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो इनका 3rd रैंक आया है, सब हिंदी मीडियम के ही हैं। ठीक बात है। तो आप अपने आप को जिसमें बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकें सर, जी, वही आपका मीडियम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सिंपल है दोस्तों। कई बार आप लोगों ने सवाल किया है यूट्यूब के माध्यम से कि सर मीडियम इंग्लिश वालों को ज्यादा महत्व मिल रहा है, हिंदी वालों को नहीं मिल रहा है। तो मैं एक चीज बता दूं कि सलील को यदि आप वो नहीं बताते तो आपको कभी नहीं पता लगता कि वो हिंदी मीडियम के हैं। बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने कंटेंट में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। जो क्वालिटी कंटेंट जिसको हम कहते हैं, आपने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। दैट मीन्स व्हाट, कि हिंदी मीडियम का बच्चा यदि खुद से सोच लेता है कि ये मुझे नहीं पढ़ना है, या गाइड से मुझे पढ़ना है, या कोई छोटे मोटे पतले नोट्स दे दे उससे मैं पढ़ लूं, इंग्लिश मीडियम का बच्चा इन सब चीजों को अवॉइड करता है। जी सर, है ना। आपने भी देखा होगा सलील। तो ये फर्क दोस्तों आप खुद में पैदा करते हैं। पीएससी नहीं कर रही है, ना यूपीएससी डिफरेंस कर रही है। हाँ, आपको ये देखना है कि लैंग्वेज एक्चुअली परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, ना कि आपकी भाषा को। हाँ, भाषा आपकी शुद्ध होनी चाहिए, साफ सुथरा लिख रहे हो, और जो डिमांड है लैंग्वेज की वो होनी चाहिए। अब हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी अच्छी लिखे, इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश अच्छी लिखे, बट कंटेंट आपका इंपॉर्टेंट है ना कि लैंग्वेज है। और पीएससी में खासकर सलील ने तो 10% मान भी लिया कि चलो इंग्लिश है तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश का एक ही फर्क है कि इंग्लिश वाला किताब एक ही पढ़ता है और अच्छे से पढ़ता है,
जी सर। और हिंदी वाला बच्चा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो 4 किताब पढ़ता है और चारों ढंग से नहीं पढ़ता। जी सर। ठीक है, ये समस्या दोस्तों आप लोग के साथ है, इसको प्लीज रेक्टिफाई कीजिएगा, ठीक कीजिएगा जहां पर संभव हो। देखिए हम सभी हिंदी भाषी राज्य से हैं, ठीक है, हमारे यहाँ हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, साथ में कुछ कुछ और हम लोग बोल लेते हैं, तो बाय बर्थ हम लोग हिंदी मीडियम वाले ही हैं, करेक्ट है ना। लेकिन लैंग्वेज की जहां तक बात है, लैंग्वेज को सीखा जाता है, और इंग्लिश कोई बहुत भारी भरकम लैंग्वेज नहीं है, आपको सीखना है तो वो भी सीख सकते हो, बोल सकते हैं, बट आपको ये देखना है कि आपका कॉन्फिडेंस किस में आ रहा है। मतलब बिना देखे कोई आपको बोल दे लिखने के लिए, जैसा सलील ने एक्सेप्ट किया कि मैथ्स और साइंस उन्होंने इंग्लिश में दिया है, इट्स ओके, बिकॉज वो टेक्निकल लैंग्वेज है, वो पढ़े उसको इंग्लिश में है। जी सर। अब ऐसे लिखना है, अब आपको लग रहा है मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, है ना, कोई अच्छा शब्द है जो मैं हिंदी में ही या कोई उर्दू का अल्फाज लेकर मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ, गो फॉर हिंदी 1, कौन रोक रहा है आपको। और इंटरव्यू में कोई बाध्यता नहीं, इंटरव्यू में कोई बाध्यता नहीं। जी सर। हिंदी इंग्लिश कैसे भी आप दें, तो आप फ्री हैं इन सब चीजों को चूज करने के लिए, ठीक है। सर इसमें मैं बताऊंगा सर कि सर जो बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग भी नए नए थे, उनको लगता है सर कि लैंग्वेज सिर्फ पढ़ने तक सीमित है सर। सर वो ये भूल जाते हैं कि एग्जाम हॉल में आपको लिखना है, 3 घंटे में लिखना है और बहुत सारा लिखना है, बहुत सारा। तो आप जिसमें नेचुरली अच्छे हैं उस पर जरूर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, आप हिंदी में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, देन गो फॉर हिंदी। और अगर आपको लगता है कि ठीक है इंग्लिश में मार्क्स ज्यादा मिलते हैं और आप कर पाएंगे तो ही सर, वो एक्चुअली क्या है, बच्चे सर बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि नहीं हम हिंदी नहीं इंग्लिश में ही लिखेंगे, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, फिर सर एग्जाम हॉल में सर मतलब कैटास्ट्रॉफी हो सकती है सर, बिल्कुल डिजास्टर हो सकता है कि आप बिल्कुल, क्योंकि सर हम लोग ये चीज बार बार भूल जाते हैं सर कि ये आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ नहीं है, आपका नॉर्मल बेडरूम नहीं है, एग्जाम हॉल बहुत पीयर प्रेशर होता है सर, बिल्कुल 3 घंटे बिल्कुल घड़ी टिक टिक बढ़ते रहती है और आपका प्रेशर उसके साथ बढ़ते रहते हैं, तो आप विद प्रेशर जो परफॉर्म कर सकते हैं उसको ध्यान रखिए आप अपने लैंग्वेज सिलेक्शन के पहले से। जो नेचुरल गेम है आप उस पे जब भी प्रेशर होगा आप अपने नेचुरल गेम पर आ जाते हैं, और नेचुरल गेम आपकी भाषा मदर टंग जो स्ट्रांग है उसको फॉलो कीजिए। आपको लगता है इंग्लिश में आप अच्छे से एक्सप्रेशन दे सकते हैं, गो फॉर इट। जी सर। अदरवाइज हिंदी में लिखिए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और लैंग्वेज चेंज मत कीजिए ये सोचकर कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का इंटरव्यू ज्यादा है, वही लोग ज्यादा पास कर रहे हैं। देखिए शुद्ध हिंदी मीडियम के छात्र बैठे हैं मेरे सामने, सो लैंग्वेज से घबराइए मत। और यूपीएससी में भी डिफरेंस नहीं किया जाता, वो केवल एक हवा बन गया है। हाँ, कंटेंट का इशू होता है, हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है, मैंने कहा 3-4 सोर्स से पढ़ रहे हैं तो वो एक कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए अब हम इंटरव्यू की ओर चलते हैं सलील। इंटरव्यू ओवरऑल कैसा रहा दोनों बार? हालांकि ठीक है इस बार नंबर कम हो गया, लेकिन मेरा मानना है आप हमेशा अच्छा बोलते रहें और अच्छा परफॉर्म भी किया, आपने मॉक भी दिया, तो वहां भी हम लोगों ने देखा काफी बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस रही। और हमारे साथी जो शूट कर रहे हैं आपको, वो आपके इंटरव्यू सुनकर उन्होंने कहा था मॉक के टाइम पर कि सर वो सलील सर का हुआ या नहीं, है ना। तो साफ जाहिर है कि आपको जिन्होंने भी सुना आप अच्छा ही बोलते रहे हमेशा से। सो प्लीज बताएं इंटरव्यू कैसा रहा 19 और 20 का। सर इंटरव्यू के बारे में सबसे पहले बच्चों को ये कहूंगा सर मैं कि आपकी इंटरव्यू बैकग्राउंड में तैयारी होते रहती है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो टेस्ट होता रहता है, तो उसके लिए अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका मेंस निकला उसके बाद से भी यदि आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो भी बिल्कुल सफिशिएंट और बिल्कुल परफेक्ट तैयारी होती है। ऐसा नहीं कि आज से आप इंटरव्यू का प्रेशर लेना चाहें। दूसरा सर इंटरव्यू बहुत ही इजी गोइंग होता है, प्रोवाइडेड कि आप अपने आप में सर सॉलिड रहें, पक्के रहें। आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आप अगर अपने आप में उसमें मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आंसर दिया है तो आप फंस सकते हैं। अदरवाइज सर अगर आप जो पूछा जाए आप उसका एग्जैक्ट आंसर दे रहे हैं तो इंटरव्यू इज गोइंग वेरी वेल देन। और सर कुछ रेडीमेड प्रिपरेशंस होती है इंटरव्यू की, जैसे कि पता ही है पूछने वाले, जैसे कि आपके नाम का मीनिंग, रायपुर में है तो रायपुर में क्या स्पेशल है। ये क्वेश्चन सर ऐसे हैं जो पूछते थे हैं और पूछते रहेंगे आपसे। बहुत बढ़िया। इसकी आप तैयारी पहले बिल्कुल सॉलिड कर लीजिए, जिससे सर शॉर्ट में कहते हैं बायोडाटा प्रिपरेशन। बायोडाटा प्रिपरेशन बोलते हैं। आपका एक या 2 पेज का एक बायोडाटा फॉर्म होता है जिसमें आपने किस कॉलेज से पढ़ा है, किस कॉलेज से वो किया है, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं सर। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे साथ हुआ भी है सर। CSVTU जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, CSVTU हमारा इंजीनियरिंग BIT जो आता है, तो सर उसमें स्वामी विवेकानंद वर्ड लिखा है क्लियरली। इसके क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपसे पूछे ही जाएंगे, सॉरी इंटरव्यू में कि स्वामी विवेकानंद के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या छत्तीसगढ़ से कोई रिलेशन है कि नहीं। फिर आपके नाम का मीनिंग, जैसे सलील है तो सलील का मीनिंग, सलील नाम से कुछ पर्सनैलिटी, सब मुझसे पूछा भी गया है सर। देखिए सर मतलब कितनी अजीब बात है कि मुझे पेपर ऑलमोस्ट आउट था सर मेरे लिए या आप सबके लिए। तो आप सबसे पहले तो जो आपको पता है कि आता था है और आता रहेगा उसको प्रिपेयर कर लें, आपका 70% तैयारी हो जाएगी। फिर करंट के जो भी मुद्दे हैं सर कभी कभी हम लोग सर, जैसे मैं खुद अपना ही सर ये चीज मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि हम भी दिए हैं तो हमको खुद डर लगता था कि करंट अफेयर्स के नाम पे
पूरा इंडियन, पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी करंट, जैसे इस बार तालिबान मुद्दा बहुत हाईलाइटेड रहा है, तो तालिबान मुद्दा का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के 6 घंटे का तालिबान वीडियो देख लें। ये थी सर, अगर मैं इसको शॉर्टकट, जिसे आप यूजुअली मना करते हैं, अगर आप अलाउ करें तो बताऊं। प्लीज प्लीज। शॉर्टकट ये है कि तालिबान का मीनिंग क्या है, तालिबान से इंडिया को क्या फर्क पड़ रहा है, तालिबान का सॉल्यूशन क्या है। सर इसको आप 15 मिनट में ही पढ़ लेते हैं ना, और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप इंटरव्यू में इसको भी आंसर कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली देखिए पीएससी यूपीएससी के इंटरव्यू में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि पीएससी में वो मानकर चल रहे होते हैं कि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन हमें इंटरव्यू हल्के में नहीं लेना, है जी सर, जैसा सलील ने कहा, और वाकई ऐसा ही है। अब तालिबान मान लो हमने पूछ भी लिया, बेसिक क्वेश्चन किसी को नहीं पता है, कम से कम इतना तो पता हो कि तालिबान वाला एरिया कहां पर है या कहां पर वो लोग, पता चला हमने आंसर दे दिया कहीं और। तो बेसिक्स आपको हर टॉपिक का पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मॉक दें सर, मॉक में ही आपको जो गाइडेंस मिलते चले जाता है। जैसे सर श्री नेमचंद साहू सर जी आए थे, जैसे हमारे यहाँ पाथ में, तो उन्होंने जो IRS में है, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में मुझसे, एक्चुअली सर मेरा ऐसा था कि PhD देना है, तो सर मैं सोच के आया था कि जब तक निकलेगा नहीं मैं PhD में, मतलब मैं रैंक लेकर ही आऊंगा। तो ये थॉट दिमाग में बहुत ज्यादा हावी हो गया था। फिर मैं इंटरव्यू में हॉल में, जब श्री नेमचंद साहू सर जी ने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सलील अगर आपका नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। तो मेरे मुंह से यही आंसर निकला था, जब तक नहीं होगा तब तक मैं दूंगा, ऐसे कैसे नहीं निकलेगा। लेकिन यही चीज आपको मॉक से सीखते जाना है, कि मॉक में आपकी गलतियां आपको बताएंगे, आपको सीखना है। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि सलील ऐसा नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है कि आप उसका ऑल्टरनेट, अगर आप ऐसा बोल देंगे ना कि जब तक नहीं होगा सर मैं दूंगा, तो ये बहुत एडमेंट आंसर है सर, बहुत जिद्दी वाला आंसर है। तो आपको एक फ्लेक्सिबल आंसर देना है कि नहीं सर मैं पूरा प्रयास करूंगा। और अगर ये उन्होंने मुझे सिखाया था कि और नहीं भी होता है तो सर मैं, जैसे मैं एमटेक हुई तो मैं टीचिंग ज्वाइन कर लूंगा, और तब तक प्रिपरेशन करते रहूंगा, जो भी जॉब मुझे मिलेगी उसके बाद टाइम निकाल के। मैं आपको शॉर्ट में ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप मॉक इंटरव्यूज दीजिए, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए और सीखते चलिए अपनी गलतियों को, जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है, तो मैक्सिमम मॉक से आप सीखते चले जाते हैं सर। ठीक बात है। दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है, जैसे आपने कहा नेम सिंह साहू सर आए और उन्होंने गाइड किया। बोर्ड में कोई भी बैठे हों, गणमान्य व्यक्ति हैं, वो आपको सिखाएंगे ही, और छोटी छोटी गलतियों से भी, जरूरी नहीं कि ये चीज वहां रिपीट हो, लेकिन वो चीज यदि आपके बैक ऑफ द माइंड में है, सो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि चलिए मैंने 10 गलतियां सीख ली, क्या 10 गलतियों को अवॉइड करना है, तो 11वीं गलती होगी भी तो वो 1 होगी, क्योंकि 10 आप अवॉइड कर रहे हैं जी। तो इस तरह से आपकी गलतियां कम होते जाती हैं। और मॉक कोई रटने या सीधा बैठना है, सिर नहीं हिलाना है, इन सब चीजों को सिखाने का नाम नहीं है। बेसिकली ओवरऑल आपसे बातचीत करने का माध्यम है, क्योंकि इससे पहले आप फॉर्मल बातचीत कभी नहीं किए होते हैं। अपने दोस्तों के साथ आप अपनी जो चालू भाषा है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब गणमान्य लोगों के साथ टेबल पर बैठते हैं तो वो आपको यही तो सीखना है कि मैं अपने सीनियर्स के साथ बैठ के जब बातचीत करूं तो वो बातचीत का दायरा लहजा क्या होना चाहिए, इसी चीज को आप मॉक कहते हैं। यस सर। ओवरऑल कुछ और ऐड करूंगा सर। सर इंटरव्यू में कभी कभी ऐसा भी होता है सर, आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं सर इनिशियली। जैसे कि सर मेरे साथ जो भी अच्छे स्टूडेंट्स जिनका कुछ बैकग्राउंड रहा है, उनका सर ये सवाल पे वो अटक जाते हैं कि आपने इंजीनियरिंग की है तो आप सिविल सर्विस में क्यों आ रहे हैं, आपने एमटेक किया IIT से पढ़े सिविल सर्विस में क्यों आ रहे हैं। मेरे साथ एक सर थे, मतलब वो जो सर मेडिसिन बनाते हैं सर, केमिस्ट्री फील्ड के थे, मतलब वो मेडिसिन, वो बायोफार्मा कंपनी बोलते हैं, उसमें थे। तो उनके पीछे पड़ जाएंगे कि आप तो उस फील्ड में थे, बायोफार्मा केमिस्ट्री इतना चल रहा है, कोरोना के मेडिसिन, तो आप उस फील्ड को छोड़ के यहाँ क्यों आए। तो सर मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा कभी प्रेशराइज करते हैं सर, आपको प्रेशर करते हैं, आपको क्वेश्चनिंग करते हैं नॉन स्टॉप। तो आपको ये चीज समझना है कि दिस इज नथिंग पर्सनल, दिस इज नॉट पर्सनल टू यू, दे आर बीइंग प्रोफेशनल। आपको भी प्रोफेशनल रहना है उनके साथ, कि जितना वो प्रेशर डाल रहे हैं आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए अपने आप में। आपको ये नहीं सोचना है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है, क्योंकि सर मैं आपको ईमानदारी से कहूं तो मुझे ये चीज पर्सनली मतलब सबको लगना है सर। मुझे वो लगातार, श्री बाजकर सर जी का बोर्ड था, मार्क्स तो अच्छे मिले 105, लेकिन वो अटक गए थे, तुम IIT से पढ़ो, यहाँ क्या करने आ रहे हो। तो सर कितनी भी मैंने तैयारी की सर, मुझे एग्जाम हॉल में ऐसा, मतलब इंटरव्यू हॉल में ऐसा लग रहा था कि ये पर्सनली मुझे बोल रहे हैं कि तुम बहुत गलत कर रहे हो करके, जबकि वो भी प्रोफेशनल है, वो बस आपको चेक करना चाहते हैं कि आप प्रेशर में कैसे बिहेव करते हैं। ठीक बात है। तो आपको ये चीज सीखनी है कि जो भी क्वेश्चन आंसर हो रहा है वो आपके लिए पर्सनल नहीं है, वो प्रोफेशनल है बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और आपको अपना कूल नेचर बना के रखना है सर, जो भी आपका नेचर है बना के रखना है। देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया बात है कि वो आपको इंडिविजुअली कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
और IITian यदि किसी प्रशासन में आ रहा है, IIM किसी प्रशासन में आ रहा है, MBBS प्रशासन में आ रहा है, तो इससे बढ़िया बात क्या है कि ऑलरेडी वो किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, उस विधा को वो यहाँ इस्तेमाल करने वाला है। जी सर। और IITian वो भी रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम का कोई मेंबर यदि अकाउंट सर्विस में आ रहा है तो डेफिनेटली अकाउंट्स में वो अपने तकनीकी ज्ञान से एग्जिस्टिंग जो भी सुविधा है उनको बेहतर करने का वो काम कर सकता है। तो ये तो आपके आंसर्स में होना चाहिए जो सलील ने बेहतर ढंग से हैंडल किया। सलील, इसके अलावा कई बार होता है कि लंबे दौर में जब आप तैयारी करते हैं, समाज की अपेक्षाएं, परिवार वालों की अपेक्षाएं हो जाती हैं कि भाई अभी तक रिजल्ट नहीं, और खुद से खुद की अपेक्षा जो हो जाती है, ये प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया जब हमारे पास आए थे उसको छोड़कर? क्योंकि वो दौर आप बहुत परेशान थे कि पोस्ट वो नहीं मिली जो मैं सोच रहा था, है ना, वो आपकी सफलता के बाद वाला दौर था। उसके पहले का मैं समझना चाहूंगा कि वो प्रेशर कैसे आप हैंडल कर रहे थे, क्योंकि साल दर साल बढ़ते बढ़ते 4 साल लग गए। यस सर, प्लीज बताएं। सर मैं इसका ईमानदारी से कहूं तो मुझे कोई प्रेशर हुआ ही नहीं सर। जी सर, इसका रीजन ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा पर्सन था, इसका रीजन सर अनुशासन था सर। बहुत बढ़िया सर। मैंने अपने आप को ढाल लिया था कि सुबह 8 बजे उठना है और रात को 8:30 बजे तक पढ़ना है। जी सर, पढ़ने में ही इतना बिजी थे कि कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि दिन कौन सा है आज। जी जी। क्या एक्सपेक्टेशन है फैमिलीज की। जी जी। तो ये मेरा सबसे बेसिक रीजन था सर। जी जी। आप अनुशासन में रहें। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा सर, एक फ्रेंड्स की एक कैटेगरी होती है जैसे सर मैं कैफे फ्रेंड्स कहता हूँ सर। अच्छा। वो आपको हमेशा पार्टीज के लिए बोलते रहेंगे, बोलेंगे आज इसका बर्थडे पार्टी है तो चलो आज खाने पीने, आज मॉल्स चलो। तो ऐसी कंपनी से आप अवॉइड कीजिए सर खुद को, क्योंकि और ऐसी कंपनी में रहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे सर। मेरे साथ ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे सर, मेरी फैमिलीज थी जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी कि आप करोगे। उनका हर बच्चे में अपनी एक बात होती है सर। शायद मेरे में अच्छी बात थी कि मैं IIT बैकग्राउंड को, तो वो मुझे ये बोल के मुझे हमेशा वो करते थे कि तू IIT का है, जॉब कैसे नहीं, PhD कैसे नहीं निकालेगा। तो हमेशा ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करें, आपकी अच्छी बातों को उभार कर आपको जब मोटिवेट करते रहेंगे ना सर, तो कभी आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। इसके पीछे और भी रीजन थे सर कि फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा था जी। और भी एक रीजन ये है सर कि आप सुबह उठते ही सर कोई ऐसा चीज करें जिससे आपको मोटिवेशन हो। सर मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन था सर। मैं अपना पूरा सक्सेस सचिन तेंदुलकर को डेडिकेट करता हूँ। मैं सुबह उठते ही सर ऐसा होता था, अभी मैं बोल रहा हूँ तो सर मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मैं उनका जो गाना था सर सचिन वाला जो सचिन अ मिलियन ड्रीम्स, सुबह उठते ही मैं सुनता था। बहुत बढ़िया सर। इतना जिसको आप इतना मानते हैं जैसे मैं सचिन तेंदुलकर को मानता हूँ, उनका सुबह गाना देख लिया, उनका एक छोटा सा वीडियो या एक सेंचुरी देख ली, तो सर फिर आपका सवाल ही गलत हो जाता है कि नेगेटिविटी या प्रेशर कैसे, वो प्रेशर आता ही नहीं है सर। बहुत बढ़िया। या यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आप सुबह प्रार्थना कर लीजिए। बहुत बढ़िया सर। एक वो एग्जांपल भी जैसे आप जानते हैं कि 2 लोगों को एक पेड़ को काटने के लिए दिया, एक इंसान ने लगातार पेड़ काटना चालू कर दिया, दूसरे इंसान ने क्या किया, उसकी धार को तेज किया, तलवार या जो भी एक्स है उसकी धार को तेज किया, तो जिसकी धार तेज थी वो उसका काम जल्दी हो गया। सर वैसे ही इस PSC में भी है सर, जब लंबी तैयारी करनी है तो आप सुबह आधा घंटा या दिन का आधा घंटा जो भी चीज आपको मोटिवेट करती है उसको डेडिकेट कीजिए सर। मुझे सचिन तेंदुलकर का वीडियो डेडिकेट करता मतलब मोटिवेट करता था, तो मैं वो देखता था। आप प्रार्थना कीजिए। और भी तरीके हैं सर। आप अपने फेसबुक में, हालांकि मैं फेसबुक के काफी अगेंस्ट हूं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन फेसबुक में आप जो अच्छी पर्सनैलिटीज जो आपके फेवरेट IAS हैं, है ना, उनको आप लाइक कीजिए, उनकी वीडियो, उनकी फेसबुक के डेली आपको देखते रहेंगे ना सर, आपको बहुत मोटिवेशन आएगा। और भी तरीके हैं। आप मोटिवेशनल, आप मेरा ही वीडियो देखते रहिए सर। बहुत बढ़िया। ये कह सकते हैं। आपको जब आप पॉजिटिव रहेंगे सर तो नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं बनती सर। बहुत बढ़िया। दोस्तों वाकई धैर्य के मामले में मैं सलील मेरे छात्र हैं, लेकिन मैं उनका कायल हूँ धैर्य के मामले में। और वाकई पेशेंस बहुत जरूरी है इन सब परीक्षाओं में। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप सभी तैयारी में बहुत हड़बड़ी में होते हैं कि हमें फटाफट रिजल्ट चाहिए और एक दिन में हमको डिप्टी कलेक्टर बनना है। प्लीज इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए। आप धैर्य के साथ आइए, क्योंकि जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उसको बनने में वक्त लगेगा जी सर। और जितनी ऊंचाई पर आप किसी चीज को ले जाना चाहते हैं उसका बेस उतना ही मजबूत होना चाहिए, तब तो वो बिल्डिंग ऊंची उठेगी। यदि बुर्ज खलीफा को बनाया होगा जिस भी इंजीनियर ने, तो बेस काफी मजबूत किया होगा उन्होंने, तब जाकर वो बिल्डिंग आज खड़ी है आंधी तूफान में। तो अपना बेस मजबूत कीजिए। साल लगे, 2 साल लगने दीजिए, क्योंकि अटेम्प्ट्स आपको दिए गए हैं साइंटिफिकली, इसीलिए कि इस एग्जाम में वक्त लगने वाला है। तो दोस्तों वो बेस मजबूत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। सलील, बेस से मुझे ध्यान आया कि एक सवाल आपसे और पूछना है
एनसीईआरटी को कैसे आपने मैनेज किया? पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, क्या रहा आपका? सर मेरे विचार से जब आप प्रिपरेशन चालू करते हैं सर, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि सर हर चीज तैयारी नहीं होती, हर चीज एग्जाम में लिखना भी नहीं होता। जब आप उस एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे सर। एनसीईआरटी इज द बेस्ट मीडियम। आप उसमें जब पढ़ते हैं सर, तो आप इसलिए नहीं पढ़ते कि एक दिन उसको एग्जाम में लिखूंगा, इसलिए पढ़ते हैं कि चलो देखा जाए ये होता क्या है। बहुत बढ़िया। जब एनसीईआरटी की बुक्स में सर आप देखेंगे सबसे बेस्ट होता है कि वो आपको इतने अच्छे से अपने अंदर सब्जेक्ट के अंदर मतलब डिसॉल्व करते हैं कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है और फिर आप फैक्चुअल चीजें पढ़ना चालू करते हैं जिसको आप एग्जाम में डिलीवर करेंगे। तो इन शॉर्ट आई से कि एनसीईआरटी गिव्स यू एनवायरनमेंट और कॉन्सेप्ट्स तो उसमें रहते हैं, और सर कई क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्टली भी आते हैं। जी जी। सर इस बार एक क्वेश्चन आया था मिट्टी के ऊपर, एक क्वेश्चन आया था सर जिसमें 4 स्टेटमेंट थे। मुझे याद तो नहीं आ रहा है सर किसका पीएच ज्यादा होता है, किसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो वो सर और भी जो मैंने बुक्स देखी उसमें कहीं नहीं था सर, वो एनसीईआरटी के एक पेज से ही वो क्वेश्चन लिया गया था। एक पेज में जो 4-5 मिट्टियों के प्रकार थे, हिंदी मीडियम का हो तो जैसे कि लाल पीली मिट्टी है ना, काली मिट्टी, उसका वो क्वेश्चन था सर। जी जी। सर वो मतलब जितना मैंने लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ा वो कहीं नहीं लिखा था, सिर्फ उस एनसीईआरटी के उस पेज से ही वो क्वेश्चन लिया गया था। बहुत बढ़िया। तो ऐसे आएंगे सर, मतलब इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं सर एनसीईआरटी से। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ना आप लोग अवॉइड करते हैं। कई बार हम गाइड करते हैं क्लासरूम में तो लगता है अच्छा ये यूपीएससी वाले हैं इसलिए एनसीईआरटी बोलते हैं, पाथ वाले, बट ऐसा नहीं है। जैसे सलील ने कितना बखूबी आंसर दिया कि एक एनवायरमेंट तैयार करता है एनसीईआरटी जब आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। और वाकई जरूरी नहीं ना 175 वर्ड्स मैक्सिमम लिमिट है आपके आंसर्स की, आप कितना लिख लेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आपको ये देखना है कि वो आपके अंदर कितना जा रहा है और उनमें से क्या चीज हम लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा भी सलील बाकी यदि हम सोर्सेस की बात करें तो 4 साल आपने पढ़ाई की, बहुत सारा मटेरियल आपने पढ़ लिया होगा, डिफरेंट कोचिंग का भी आपने फॉलो किया होगा। इस बीच क्या सभी विषयों के अपने नोट्स बनाए थे या किसी सब्जेक्ट को बुक से भी डायरेक्ट पढ़े, क्या रहा आपका? सर इसमें तो मैं कहूंगा सर मेरे तो पूरी सब सब्जेक्ट की कॉपी तैयार थी सर, बिल्कुल 99% मेरी कॉपीज बिल्कुल तैयार थी सर। उसका रीजन ये था सर कि किसी भी बुक सर पढ़ना नो डाउट बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन हम पढ़ते इसलिए ताकि एक दिन एग्जाम में लिख सकें या क्वेश्चन टिक कर सकें। तो सर अलग अलग सब सोर्सेज से पढ़ते हैं तो सोर्सेज में कमी नहीं है सर, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप भूल जाते हैं उन्हें अगर बार बार ना पढ़ें तो। मेरा फंडा ही यही था कि मैं सर क्लासेस हमारी पाथ में जो होती थी हम वहां अटेंड करने के बाद घर जाते थे, जितना सर ने पढ़ाया और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है सर, जैसे कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत सभी जानते हैं सर, है ना। प्रवीण सर से मैंने बात की थी तो उन्होंने टीच योर सेल्फ बताया था सर, हिस्ट्री के लिए टीच योर सेल्फ। तो मैं क्या करता था उनके साथ डेली डे बाय डे कॉपी बनाता था। बहुत बढ़िया। कॉपी में सर मैं स्पेस रखता था सो दैट फ्यूचर में चीजें ऐड होते चली जाएं, क्योंकि सर पीएचडी का कोई एंड, सिलेबस का तो कोई एंड है नहीं, जितना भी पढ़ो कम ही है। तो उसके साथ में जैसे घटना चक्र बहुत रेगुलरली बनाता था तो घटना चक्र के जो क्वेश्चन प्री या मेंस के लायक मुझे लगते थे मैं उसको जो रिस्पेक्टिव प्लेस है वहां लिखते चला जाता था सर। बहुत बढ़िया। सर मैंने कई सोर्सेस पढ़े जरूर, लेकिन मैं कहूंगा कि मैंने एक ही सोर्स पढ़ा, अपनी कॉपी। बहुत बढ़िया। क्योंकि सब कुछ कॉपी में लिखा था। और आज भी सर जैसे मुझे पढ़ाना भी होता है या मुझे खुद प्री पढ़ना है, मेंस पढ़ना हो, मैं कुछ नहीं करता सर, सिर्फ अपनी कॉपी उठाता हूँ, एक बार पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उस कॉपी को बनाया है तो सर बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग है, सब चीज मेरी समझ के अकॉर्डिंग है। बहुत बढ़िया। और सर सबसे अच्छी बात उसमें सारे सोर्सेज उसी में कवर हो गए हैं। बहुत बढ़िया। मैंने आपके नोट्स देखे हैं मैंने देखे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता कि आप सलील के नोट्स लाखों में ले लें और आप भी उस पद पर पहुंच जाएं, क्योंकि उन्होंने खुद याद करके खुद तैयार किया था अपनी समझ के हिसाब से। इसलिए टॉपर के नोट्स को पढ़ के आप टॉपर बन जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, उससे कुछ सीख जाएं ये एक अलग मुद्दा है। इसलिए कभी भी किसी के नोट्स कॉपी मत कीजिए। हाँ, समझिए कि सामने वाले में कितना बढ़िया गुण है, उन्होंने क्या बेहतर किया है, आप भी वो टेक्निक सीख जाएं, लेकिन नोट्स अपने बनाइए। और मैं कभी भी नहीं चाहता कि डिपेंडेंट मॉडल आप तक पहुंचे। ये जो डिपेंडेंसी वाला मॉडल है, चाहे कोचिंग पर, चाहे किसी के नोट्स पर, चाहे किसी की बुक पर, ये बहुत खतरनाक चीज है, ऐसा मेरा मानना है सलील। शुरू से मैं यही मानता रहा हूं। जैसा सलील ने बताया 99% खुद के नोट्स पर आप भरोसा रखिए। हाँ, समय है तो बनाइए, नहीं तो कुछ चीजों को रेडीमेड पढ़ा जा सकता है, बशर्ते हाँ, चूंकि उन्होंने 4 साल 5 साल का समय लिया तो इस बीच उनके सारे नोट्स तैयार हो गए, ये एक अच्छी बात है। तो ग्रेजुअली ये चीज होती है, एक दिन में
वो चीज तैयार सर नहीं एक होती। चीज और ऐड करना चाहूंगा Please. सर। सर लिखने के समय एक बात और रहती है सर, मेंस में अल्टीमेटली लिखना होता है। जी जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं सर, तो आपकी लिखने की एक टेंडेंसी बन जाती है सर। बहुत उस बढ़िया। टेंडेंसी को फिर आप टेस्ट सीरीज और इन्वॉल्व करते हैं, हम्म। तो आप फाइनली मेंस में अच्छा लिख पाते हैं सर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कुछ दोस्तों के साथ में रहा, कुछ लोगों के साथ रहा सर, वो नोट्स नहीं बनाते थे, डायरेक्टली बुक से पढ़ते थे। ठीक बात। उसमें कुछ गलती नहीं है, पर वो चीज भूल गए थे सर कि वो लिखने की हैबिट उनकी शायद कम हो गई कम है। हो गई थी। तो सर मैंने जो एग्जांपल दिया ना कि हाथ बहुत फटे बढ़िया। या जो बैंडेड लगाना पड़ा, तो मैं कुछ अदरवाइज नहीं बोल रहा हूँ किसी के लिए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बस उसके एक साइड बहुत इनकम ये बढ़िया, है उसकी कि बहुत- आपकी लिखने की हैबिट हो जाती है बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो और बहुत जरूरी है। अभी लैपटॉप और डेस्कटॉप और टैब के जमाने में, आईपैड के जमाने में हम लोग क्या करते हैं, कट कॉपी करके उसको रख लिया स्टोर तो जी। देखिए दोस्तों, आप 10 टीबी लगाकर स्टोर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा यह है आपके हाथ से लिखकर वो कॉपी में नहीं आया, जो सलील जी आपको सर। हाईलाइट करना चाह रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी साथ में रखिए, बट एट द सेम टाइम खुद से लिखने की कोशिश जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जी ना सर। तो आपका हाथ फटेगा, ना कहीं पर फ्रैक्चर आएगा, ना कहीं स्वेलिंग सर आएगी। ये बात मैं हाँ, इसलिए बिल्कुल। बोलता हूँ जी, सर जी। कि स्टार्टिंग में मेंस में डर लगता था जी सर, जी कि बिल्कुल। सब देखा तो सर इन लोगों को देखा तो बहुत और डर गया था मैं ठीक सर, है। इसलिए मैं 6 महीने और पीछे हो गया था। इसलिए मैं बात अपने इंटरव्यू में बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रोवाइडेड आप प्रिपेयर्ड रहें। जी जी आप बिल्कुल सर, जैसे कि मैं आपको खुद ही जी। एडमिट कर रहा हूँ सर कि जी। मैं बहुत डरा हुआ था, बिल्कुल। मेंस से लिखने में डर लगता था। बिल्कुल। लेकिन सर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मेरी इस बार की प्रिपरेशन जब मेरी मेंस की हो गई थी सर, जी दो क्या हुआ, मुझे 3 पेपर भी लिखवा लेते हैं सर, मेरा हाथ दर्द नहीं देता। समझ मैं गया। आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बिल्कुल, ये बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि आपकी लिखने की हैबिट इतनी हो गई है कि जी आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, उनको आपको फर्क नहीं पड़ता सर जी, जी। लिखने से। बहुत बढ़िया। सो देखिए दोस्तों, सुना आपने सलील को, और मैंने बिल्कुल उन मुद्दों पर ही बात की जो सलील के थ्रू आप तक मैं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि इनके गुणों को मैं कई साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं, और बहुत ही व्यवस्थित छात्र रहे हैं, बहुत अनुशासन में रहने वाले छात्र हैं, और बहुत पसंदीदा छात्रों में से एक है मेरे लिए। और सलील आदर्श हो सकते हैं किसी भी छात्र के लिए। और आप लोग कभी समय मिलता है तो मिलिएगा भी, वो अलग अलग संस्थाओं में भी आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, सभी जगह जाते हैं। ऑब्वियसली एक सफल छात्र को सभी सुनना और देखना चाहते हैं, तो कभी भी मौका लगे तो आप जरूर सलील से भी मुलाकात कीजिए और उनसे सीखिए कि क्या और हो सकता है। क्लासरूम में भी आएंगे जरूर आपसे मुलाकात करने, और बहुत जल्दी मैं सलील से ही उनकी कॉपी का एक्सप्लेनेशन भी आपके समक्ष करवाऊंगा, सो दैट आप मेंस में और सीख पाए कि वो कैसा लिखे थे और अपना एग्जाम मैनेज कैसे किए थे। जी सर। सलील, जाते जाते कुछ 2-4 सवाल और हम बातचीत करेंगे उन पर, कि ओवरऑल छत्तीसगढ़ में इतने सालों से आप देख भी रहे हैं, पढ़ाई भी आपने की, अब प्रशासन में आ गए हैं, तो क्या ऐसा मुद्दा है जिस पर आप काम करना चाहेंगे? सभी छात्रों से अक्सर मैं पूछता हूँ, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आप काम करना चाहेंगे? सर इस पे सर जो मेरा बहुत ज्यादा जो मैं फील करता था सर, वुमेन एम्पावरमेंट ही मेरा हमेशा रहता था सर। क्योंकि सर थोड़ा और जरूर लगता है कि मैन है और वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं सर, पर जब मैं अपने कई से अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ, कई बार देखता हूँ सर, फीमेल्स आती हैं, उनके सर जो बच्चियां जो स्टूडेंट्स आती हैं, उनका ये रहता है सर कि बहुत प्रेशर है या शादी करवा देंगे, इस टाइप का इशू रहता है। तो सर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो चीजें नहीं होनी चाहिए सर। जैसे कि कुछ कम्युनिटी से मैं देखता हूँ सर कि शादी के कार्ड में सिर्फ मैन का नाम, सिर्फ जो पुरुष है उनका नाम लिखा होता है। तो मुझे वो चीज बहुत ही ज्यादा गलत लगती है कि जब वापस बराबर का माहौल है, आपके पैदा होने में आपके पेरेंट्स का बराबर का योगदान है, आपके जितने इंपॉर्टेंट आपके दादा दादी होते हैं उससे ही उतना ही इंपॉर्टेंट आपके नाना नानी होते हैं। ठीक है। तो सर मेरा ये मानना होता था कि शादी के कार्ड में अगर दादाजी का नाम दिखा है तो नाना जी का कार्ड नाम भी होना चाहिए, और नाना जी का नाम नहीं तो दादाजी का नाम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी का माहौल है हमारा भारतीय संविधान आर्टिकल 14-15 में भी हम इसी तरह की बातें करते हैं। तो सर वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं चाहता हूँ बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए सर। और भी कई चीज देखा था, जैसे कि मेरे पहचान में दोस्त की बहन वगैरह की शादी हुई, तो बिल्कुल सर महिलाओं को इस तरह से शादी होने वाली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वो सामान है, उनके सामने एक बार चल के दिखाओ, उनको दिखाओ खाना सही से बना पा रही है कि नहीं। सर होता ये था सर कि जिससे शादी होने वाली उस लड़के को तो हमने शायद देखा भी नहीं है, और यहाँ इनका फिजिकल टेस्ट 3 से 4 बार हो चुका है। तो ये चीजें मुझे बहुत हर्ट करती हुई, दहेज प्रथा आप सब जानते हैं, दहेज वगैरह, तो इन सब के मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ सर। और बस यही कोशिश है सर, जब अपनी कम्युनिटी को जैसे मैं कुछ हद तक सक्सेसफुल हूँ, और जहां तक मैं जाऊं मैं ये चीज हमेशा मैसेज दूं कि मेल्स और फीमेल्स बिल्कुल बराबर हैं सर। और कोई चीज सही और गलत को चेक करने का सबसे पहला तराजू ये होना चाहिए
कि क्या वो चीज मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है कि नहीं। जी जी। कोई भी लॉ, जैसे आप कभी कोई यूनिफॉर्म्स की बात होती है, मैं कभी नहीं कहता कि महिलाओं को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। अगर फीमेल, अगर हमारे मेल कैंडिडेट हैं, उनको अगर कोई भी कपड़ा अलाउड है तो फीमेल को भी अलाउड होना चाहिए। और अगर मेल्स के लिए रूल है कि उन्हें सिर्फ फॉर्मल्स में आना है या जीन्स नहीं पहनना, तो फिर फीमेल्स के लिए भी वो चीज सही हो सकती है। तो मेरा तराजू सबसे पहले ये होता है कि क्या वो चीज मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर है कि नहीं। बहुत बढ़िया। उसके बाद आप देखते हैं कि जीन्स पहनना चाहिए कि नहीं महिलाओं को, वो एक उसके बाद का मुद्दा है सर। बहुत बढ़िया। परिवार का साथ कैसा रहा इस पूरी तैयारी में सर? यस सर, ये तो आप मेरे चेहरे की स्माइल से समझ सकते हैं कि सर फैमिली का बहुत ज्यादा योगदान मिला सर। बात है। मैं सर आज भी, आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि सक्सेसफुल हो गया हूं तो बहुत बड़ी बात है, पर मैं अंदर ही जानता हूं मेरा इसमें कोई योगदान नहीं रहा। इसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे फैमिलीज और मेरे फ्रेंड्स का रहा है। माता पिताओं ने, पेरेंट्स ने कभी भी शादी, सब समझ ही रहे हैं सर, 32 की एज हो गई तो शादी की बात होती थी, या जॉब के लिए जॉब रिजाइन कर दिया है, ऐसी बातें कभी नहीं होती थी सर। वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। मैं जब सुबह जाता था, रात को आता था, तो कभी बीच में फोन तक नहीं आता था सर कि ये काम है घर आ जाओ, या वो काम है घर आ जाओ। फैमिली का जरूरत से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला सर। सर मेरा पर्सनल रूम हुआ करता था, तो घर में जैसे कोई मेहमान आ गए या और भाई बहन आ गए तो रूम्स की लड़ाई होती थी, लेकिन मेरे रूम्स को कंसिडर भी नहीं किया जाता था सर। ये रूम पढ़ने वाला है तो मेरे रूम में उनकी एंट्री भी अलाउड नहीं होती थी सर, ऐसा माहौल था। क्योंकि मैं सर, इसका रीजन मैं भी हूँ सर, मैं पढ़ता भी इतना बहुत था, मुझे अपनी स्लीप, सोने से बहुत प्यार था सर। पर मेरा मानना है कि जितना आप सोते हैं वो भी आपके पढ़ने के टाइम पे कैलकुलेट होना, ऐड होना चाहिए। आपका शांत दिमाग ही आप मतलब आप अच्छे से सोएंगे, दैट मींस आप अच्छे रूटीन, अच्छे अनुशासन में हैं। बहुत बढ़िया सर। मेंस के समय भी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी जरूर होती है सर। जैसे कई टॉपर, नाम तो नहीं ले रहा हूँ, कई लोग 2 घंटे पढ़ के भी टॉप किए हैं, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं था सर। मुझे, मेरा ये मानना था कि सर मैं हर एग्जाम में सर मैं सोया हूँ सर 6 से 8 घंटा, 8 घंटा सर। इस बार का जो पेपर हुआ था, पेपर 1 और 2 के बाद मतलब बहुत थकावट, मतलब एकदम से एक्सर्शन हो गया था सर। मैं शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक सोया हूँ, बहुत बढ़िया, पेपर 3 और 4 के लिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आंख बंद करके सो जाइए, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि सोने को बराबर रिस्पेक्ट दीजिए सर। एग्जाम को रिलैक्स करना जरूरी, बहुत जरूरी है। प्री हो या मेंस हो, आप अपनी पढ़ाई को इस हद तक मजबूत रखिए कि एग्जाम के समय आप चैन से सो सकें सर। बहुत मेरा, और सर एक लाइन में हमेशा मानता था सर कि सर मैं अपनी सक्सेस को कहीं ना कहीं सोने से मेजर करता था। अगर मैं एग्जाम के पहले अच्छा सो रहा हूँ, मींस कल मैं एग्जाम टॉप करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चैन से सो पाया हूँ। उसका रीजन ही यही है कि मैंने प्रिपरेशन की है अच्छे से। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, कितनी मजेदार बात। मैं रेयर ये सेंटेंस सुन रहा हूँ, कई साल से इंटरव्यूज ले रहा हूँ मैं, और वाकई ये अद्भुत है कि मतलब सोने को, वाकई सोना हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है बेसिकली। आप स्वस्थ हैं तो अच्छी नींद आ रही है, अस्वस्थ हैं तो नींद नहीं आ रही है। तो ब्रेन की शांति बहुत जरूरी है। और एग्जाम में परफॉर्मेंस, कई छात्रों को मैंने देखा है रात भर पढ़ने की आदत होती है सलील, और ठीक एग्जाम जब दोपहर वाला एग्जाम देते हैं सेकंड पाली का, उसमें उनको जमकर नींद आती है, क्योंकि डेली दोपहर की आदत होती है। तो जो नए छात्र हैं उनके लिए एडवाइस है कि पढ़ने का शेड्यूल ऐसे रखिए कि दिन में सोना ना पड़े आपको। हाँ, नैप करना एक अलग मुद्दा है, झपकी ले लेना और थोड़ी देर ब्रेन को रेस्ट देना, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट सोने की बिल्कुल खा लिए और दोपहर में अजगर हमारे अंदर जाग गया और हम सो पड़े, ये मत कीजिएगा। अदरवाइज इसका इम्पैक्ट आपके एग्जाम पर पड़ता है, क्योंकि वो बॉडी का जो क्लॉक है वैसा ही वो काम करना शुरू कर देता है। सलील, चलते चलते कुछ डूज एंड डोंट्स, और कोई जो चीज छूट गई हो बताना चाहें? बिल्कुल, मतलब एक होता है गुरु मंत्र आखिरी में जाते जाते छात्रों को। सर गुरु मंत्र से सबसे पहला तो यही है सर, ये चीज मैं सर, अभी जैसे रैंक लग गई है सर, तो छत्तीसगढ़ का जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, श्री अतुलकर मैडम जी वहाँ पे अपर सचिव हैं, तो उनके थ्रू कई स्कूल्स में जाना हुआ सर। बहुत बढ़िया। तो वहां भी जाके बच्चों को मैं यही परेशान करता था कि सर ये वो एज नहीं है सर जहाँ आप अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑर्कुट तो हट गया है, टेलीग्राम वगैरह यूज करें सर। हालांकि पढ़ाई के लिए यूज करना पड़ता है, मैं भी यूज किया हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी चीजों से बिल्कुल दूर रहें सर, मेरा यही मानना है। और उसके बिना भी पढ़ाई हो सकती है। उसके बिना मैं आपके सामने एग्जाम्पल, पढ़ाई हो सकती है। अगर आपको लगता भी आपको जरूरत है तो आप बिल्कुल पढ़ाई वाला यूज कीजिए। ऐसे फेसबुक में अगर आप प्रोफाइल बनाए हैं तो अपने बाजू वाले घर के दोस्त को अपना फेसबुक फ्रेंड बनाने से बेटर है आप किसी आईएएस की किसी आईएएस सर जो हैं उनके फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और उनसे आप डेली इंस्पायर होते चलिए। ठीक बात है। तो या तो आप फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह का यूज ना कीजिए, या यूज करते हैं तो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव यूज। सर व्हाट्सएप आपको तो मैं कई बार बताया हूँ, उससे मोबाइल बंद रखता था सर। व्हाट्सएप मैंने ऑन फाइनली किया जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया सर, तो इंटरव्यू के लिए हो गया था,
तो इंटरव्यू के लिए जरूरत पड़ती है सर। ठीक है, उस वक्त ग्रुप बना होता है, ग्रुप बना आपस में जुड़े होते हैं, तभी जुड़े थे। और उसके बाद ही सर मैंने मतलब व्हाट्सएप वगैरह यूज किया। तो ये मेरा पहला रहा है कि आप सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा मैं कम पसंद करता हूँ सर। होता क्या है सर, जैसे कि ऑर्डिनेंस आप एक टॉपिक ले लीजिए, वो टॉपिक सर ऑनलाइन वीडियोस में चालू तो होता है सर, पर कभी खत्म नहीं होता। होता है ये कि ऑर्डिनेंस आपका शायद 10 मिनट का टॉपिक है, अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ें, और यूट्यूब वीडियोस में आप उसको देखते चले जाते हैं सर। ठीक बात है। तो मैं सर थोड़ा सा इस तरफ हूं कि जो टेक्स्ट बुक है ना सर, जितनी रिटर्न चीजें हैं उसकी ओर पढ़ता था। बहुत बढ़िया, ये मेरा एक पॉइंट रहा है सर। सेकंड चीज मैं ये कहूंगा सर कि आप जो फ्रेंड सर्कल से दूर रहिए सर, मेरा तो ये मानना रहा है। आप अकेले का मेरा सेंस ये नहीं है कि आप अकेले ही रहिए, पर घूमना फिरना टोटली अवॉइड कीजिए। टोटली मींस का टोटली बिल्कुल सर। मैं खुद 3 साल 4 साल सर किसी शादी में नहीं जाना, किसी पार्टीज में ना जाना, बहुत ज्यादा किया है। ऐसी बात नहीं है सर इसके बिना आप एग्जाम नहीं निकलेगा, पर आप कैसे हैं आपको खुद समझना चाहिए। यदि आप ये सब करके भी एग्जाम निकाल सकते हैं तो आप मेरे से बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। लेकिन यदि आप ये सब करते हुए अपनी पढ़ाई को नुकसान करा रहे हैं, देन आपको खुद को सोचने की जरूरत है सर कि आप के लिए क्या बेहतर होगा। मैं अपनी बात कहूं तो सर मैं 3 साल तक कहीं आना जाना नहीं, कहीं किसी शादी में नहीं जाना सर, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कोई नहीं पूछता आप शादी में आए कि नहीं। ठीक कह रहे हैं। ये मेरा 2 चीजें रही है सर दिमाग में। बढ़िया। सलील, पाथ 2011 से छत्तीसगढ़ में है और मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ, तो कहाँ पर पाते हैं? क्या हम आपके उम्मीदों पर खरा उतर पाए? जिस भी उद्देश्य से आपने हमको ज्वाइन किया था, क्या लगा? इतने सालों में कैसी रही यात्रा? सर इतने सालों में पाथ के साथ यात्रा हमेशा अच्छी रही, हमेशा जुड़ा रहा मैं हामिद सर से। एक कंप्लेंट सर से रहती थी कि सर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप तेजी से पढ़ा रहे हैं, आप स्लो पढ़ा रहे हैं। सर बच्चे या हम खुद जब बच्चे थे सर, स्टूडेंट थे, ये चीज भूल जाते हैं कि पीएससी का सिलेबस ही था 2 साल का होता है। ठीक बात। किसी भी कोचिंग के लिए सर 6 महीने में 1 साल में डिलीवर करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक बात। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना होगा कि कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, कुछ सब्जेक्ट छूटते हैं तो वो शायद आपके बस में है ही नहीं सर। आपके मतलब कि ओवरऑल कि उसे कवर किया जाए, जो सबको बराबर टाइम नहीं दिया जा सकता। जी। तो इसलिए वो शिकायत रहती थी सर। उससे बाद में मैं खुद ही सीखा कि पॉसिबल ही नहीं था किसी कोचिंग के लिए पढ़ाना। और सर एक टेस्ट सीरीज की एक बात मैं बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा सर, जो आपसे मिलकर भी बात हुई थी। आपको पता ही है इस बार प्री में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे। स्टेटमेंट वाले, जी। तो पाथ के टेस्ट पेपर्स उन बहुत कम कोचिंग के टेस्ट पेपर्स में से एक है जिसमें सर 1 लाइनर क्वेश्चन डायरेक्टली थोड़े कम आते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे पॉलिटी के पेपर्स में दिखता था सर। तो वो आप सर इस बार एग्जाम हॉल में ऐसा हुआ सर, बच्चे सर्वाइव ही नहीं कर पाए सर, कई स्टूडेंट्स। ठीक है। वो उस पेपर को 2 घंटे में पढ़ ही नहीं सकते थे। ठीक बात। और जब मैं भी पढ़ पाया तो उसका रीजन ये था कि बहुत एक्सटेंसिव पढ़ाई प्रैक्टिस रही। तो पाथ के टेस्ट पेपर से मुझे वो चीज दिखती थी सर कि क्वेश्चंस 1 लाइनर नहीं आते थे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते। यू हैव टू स्क्रैच योर हेड टू गेट वन आंसर। You have to read each and every statement one by one कि इसका आंसर ये हो सकता है कि this was one of the things। मेंस के पेपर्स में भी I used to get same things कि बिल्कुल रटा क्वेश्चंस नहीं आते थे जो करंट से रिलेटेड मुद्दे हैं उसमें। जैसे सर मैंने बाद में देखा जो 104th अमेंडमेंट सर पाथ के टेस्ट वगैरह में पूछा गया था। ठीक बात है। तो वो चीजें मतलब टेस्ट सीरीज में होती थी सर कि नए क्वेश्चंस होते थे। और सर इस बार भी जैसे टेस्ट वगैरह दिया तो सर का बराबर कॉल आता था, सलील आपका परफॉर्मेंस ऐसा रहा, ये इम्प्रूवमेंट करने की चीज है। एसीएस वगैरह हालांकि मैंने आपसे चेक जरूर नहीं कराया ईमानदारी से कहूं तो, पर आप हमेशा अवेलेबल रहते थे सर। कोई एसीएस अगर मिलता था तो और बातचीत करने के, एसीएस को चेक कराने के लिए। तो ओवरऑल जर्नी सर बहुत अच्छी रही सर पाथ के साथ। बहुत बढ़िया। बहुत विशेष बात आपने पिन पॉइंट किया यहाँ पर, जो खासकर टेस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी की बात है। मेरा हमेशा मानना रहा है पीएससी दें, व्यापम दें, लेकिन आपका नॉलेज भी कुछ पॉइंट पर चेक होता है। और यदि आप टेस्ट मैच थोड़ा टफ खेल कर जाए, मतलब जो टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं आप वो अच्छे से करके जाए, तो इजी वाला फिर आपसे बनेगा ही। लेकिन इजी करके गए और टफ आ गया, देन वो आपके लिए मुसीबत का कारण बनता है। करेक्ट। और यही रीजन है सलील की जो 25 क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट वाले आए, पाथ के बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनको उस अभ्यास को उन्होंने पहले ही देख लिया था। और आज से नहीं, 2011 से ही उसी तरह के टेस्ट हम लेते आए। इससे क्या है, लर्निंग्स बढ़ती है, मेरा मानना है। हालांकि बहुत सारे बच्चे शिकायत भी करते थे सर क्वेश्चन बहुत टफ है। मैंने कहा टफ और इजी कोई चीज नहीं होती, आप उधर पढ़ नहीं रहे, सिंपल सी बात है, इसलिए वो टफ है। अदरवाइज वो क्वेश्चंस तो अवेलेबल है, आ सकता है। एनीवेज चलिए, ओवरऑल सलील बहुत दिल से प्रसन्नता है मुझे आपको सफल देखकर, और आज साथ बैठकर हम बातचीत कर रहे हैं। ये दिली तमन्ना थी मैं अपने अच्छे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करूं, क्योंकि मैं इस इंटरव्यू का वेट करता हूं, इसलिए कि
वो सफल हो गया वो छात्र। मेरे लिए जी सर। आप सभी की सफलता मायने रखती है। और ओवरऑल मैं चाहूंगा जरूर कि गांव देहात के छात्र हों या फिर कहीं के भी छात्र हों, उनको जरूर मार्गदर्शन दीजिएगा। जी सर। अभी रिसेंटली जगदलपुर के कुछ आदिवासी क्षेत्रों के जो बच्चे हैं बस्तर बेल्ट के, उनके लिए मार्गदर्शन प्रोग्राम वहाँ के कलेक्टर साहब रजत बंसल साहब हैं, प्रेम कुमार पटेल है वहाँ के आयुक्त हैं, निगम आयुक्त, इन्होंने जी। रखा। तो एक खुशी होती है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सर्व करके। तो सर। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी मौका लगे तो बिल्कुल निशुल्क रूप में उपलब्ध हो जाइएगा Yes, sir. उनके लिए, है ना। क्योंकि Yes, sir. अपने राज्य अपने आसपास के लोगों को सफल देखकर हिम्मत आती है नए छात्रों को, और उन्हें भी लगता है कि हम भी कर सकते हैं। जी और सर। मेरा मानना है एक काम को यदि किसी इंसान ने कर रखा है तो 100 लोग और 1000 लोग उस काम को दोबारा कर सकते हैं। ठीक करेक्ट है। सर। जी तो सर। चलिए सलील, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी बधाइयां, और आपका भविष्य उज्जवल रहे और आपके ओवरऑल जीवन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सलील। थैंक यू सर। थैंक यू व्यूअर्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।